नमस्कार साथियों, मैं शिवम निखरा आप सभी का पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्लास को कवर कर रहे हैं। ये क्लास है मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के अंदर 25 नंबर का जो है कंप्यूटर पूछा जाने वाला है। और आज की हमारी इस क्लास से आप अगर पूरी क्लास को पूरा देखते हैं, इस क्लास को अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक देखा बिना स्किप किए हुए, आपके 2 नंबर पक्के। तो कौन नहीं चाहता कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाए। तो बिल्कुल क्लास को बस कंटिन्यू देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप क्लास में जो है लाइव क्लास में चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट नहीं लूंगा, मैं जो है आपको पढ़ाने पर ही ध्यान देने वाला हूं। आपके लिए हर एक फैक्ट यहां पर मिलेगा, हर एक जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। अगर आपने हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास नहीं देखी जो कि एमएस ऑफिस पर थी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एमएस ऑफिस से ही आपके 7 से 8 या 10 नंबर तक पक्के हो सकते हैं। तो आप एमएस ऑफिस वाली क्लास जरूर देख लीजिए। इस क्लास में भी हम एमएस ऑफिस के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस क्लास में हमने एमएस ऑफिस के साथ 6 से 7 चैप्टर कवर किए हुए हैं। हर चैप्टर के 7-7, 8-8 और 10-10 क्वेश्चन है। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग हम यहाँ पर 50 से 60 प्रश्न आज की इस क्लास में कवर करेंगे। 60 हो जाएंगे, 60 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो आपको बस करना क्या है कि इस क्लास में कंटिन्यू बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का है। दोनों माध्यम में ये क्लास रहेगी। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों छात्र इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि हमने स्लाइड को इस प्रकार से ही डिजाइन किया हुआ है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक मूल कार्य नहीं है? Which among the following is not a basic function of a computer? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कंप्यूटर का एक बेसिक कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का बेसिक कार्य जो नहीं है वो आप कमेंट करके हमें आंसर बता सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, टेक्स्ट कॉपी करना। टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस में से एक नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि क्यों नहीं है, तो कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर बेसिकली करता है 4 प्रकार की प्रमुख चीजें, या 4 प्रकार के उसके हम कह सकते हैं कि उसके मूल कार्य होते हैं, बेसिक फंक्शनलिटीज होती हैं। एक होता है कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, इनपुट ग्रहण करता है। जैसे आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड में कुछ टाइप किया का मतलब क्या है, आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया। अब इनपुट देने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर का पहला कार्य क्या हो जाएगा, इनपुट लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य उस चीज को क्या करना, प्रोसेस करना। तीसरा फिर कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, उसका आउटपुट करना। वही चीज जैसे मैंने टाइप की, उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके मैंने जैसे मान के चलता हूं, मैं अपने अपना नाम टाइप किया SHIVAM। देन उसने क्या किया, कंप्यूटर क्या कर रहा है यहाँ पर, वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके मुझे मॉनिटर डिस्प्ले पर दिखाएगा यानी कि मुझे क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट देने का काम करता है। मैंने क्या किया, इन किया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और फिर मुझे आउटपुट दिया। फिर मैंने उस फाइल को मान के चलते हैं सेव कर देता हूं, तो वो क्या करता है, स्टोरेज करता है, स्टोरेज। तो ये 4 प्रमुख फंक्शनलिटीज हो जाती है एक कंप्यूटर की, जिसमें से अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट कॉपी करना, इसका काम नहीं होता। एक मूल काम तो होता है लेकिन एक मूल कार्यों में से एक नहीं है। टेक्स्ट कॉपी करता है कंप्यूटर, ये बात ठीक है, टेक्स्ट को कॉपी करता है, पेस्ट भी करता है, हाइपरलिंक भी लगाता है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये बन जाएगा। कंप्यूटर के और भी विभिन्न कार्य हैं। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? कौन सा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का एक हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। आप कमेंट करके अपना आंसर हमें बता सकते हैं। कमेंट यानी कि चैट बॉक्स, 2 हमारे बॉक्स होते हैं यूट्यूब पर। एक चैट बॉक्स होता है जो लाइव ओपन होता है, और एक होता है कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट नहीं करना है, आपको चैट बॉक्स में कमेंट करना है। यहां पर अगर बात करते हैं सीपीयू का कौन सा जो है हिस्सा है, तो सही आंसर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये करता क्या है, सीपीयू की अगर हम बात करते हैं, सीपीयू एक प्रकार से अगर देखा जाए, सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, क्योंकि सीपीयू में ही प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करता है बहुत सारी चीजों के लिए। और यहां पर अगर बात करते हैं, सीपीयू के 2 घटक होते हैं, प्रमुख रूप से सीपीयू के 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? तो ये आपका बेसिकली आप सीपीयू से कह सकते हैं। और सीपीयू के 2 प्रमुख घटक होते हैं, एक को कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट। और दूसरा जो अगर हम बात करते हैं सीपीयू का पार्ट है, वो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एएलयू। तो ये प्रमुख 2 घटक होते हैं किसके? कंट्रोल प्रोसेस यूनिट के। अब एएलयू का कार्य क्या होता है, एएलयू क्या वर्क करता है? एएलयू जो प्रोसेस करता है डिजिटल सर्किट के अंतर्गत, इसमें होती है अंकगणितीय
या तार्किक रूप से चीजों को संचालन करने का काम करता है, यानी कि कैलकुलेशन, मैथमेटिकल्स जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको करने का काम एएलयू करता है, बाकी कार्य कंट्रोल यूनिट्स का होता है। तो ये आप समझ सकते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है या लॉजिक यूनिट है, तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो ये सीपीयू की क्या है, कैबिनेट है, इसे हम सीपीयू कह सकते हैं या फिर इस प्रकार से सीपीयू को जान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का एक उपकरण है। कमेंट करके आपको आंसर देना है। व्हाट टाइप ऑफ अ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस। इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि कंप्यूटर किस प्रकार की डिवाइस है। कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर जो है बेसिकली इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, इनपुट। बेसिकली दो प्रकार से डिवाइस हम समझ सकते हैं, एक होती है इनपुट, दूसरी होती है आउटपुट। इनपुट यानी कि हम उसको इन करें, कोई भी चीज हमने टाइप की वो इनपुट है, यानी कि हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया, कंप्यूटर ने हमें उसके बदले में परिणाम स्वरूप क्या दिया, वो आउटपुट कहलाता है। जैसे मैंने एक पेज टाइप किया, टाइप करना इन हो गया, मतलब कंप्यूटर के अंदर डाल दिया मैंने उस चीज को, लेकिन मैं उसी को मैं क्या कर दूं, प्रिंट कर दूं, प्रिंटर से मैं प्रिंट कर दिया, तो जो उस प्रिंटर ने मुझे दिया वो मेरा क्या हो गया, आउटपुट। तो प्रिंटर कैसी डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, अब जो मैं स्क्रीन को देख पा रहा हूं तो वो मेरी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो माउस क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस आपका बनता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। माउस के अलावा अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड, याद रखना कि एक प्रश्न आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ये इत्यादि इत्यादि क्या होते हैं, आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस में प्रमुख रूप से दो उदाहरण आते हैं, एक तो होता है मॉनिटर और एक होता है आपका प्रिंटर। ये दो डिवाइस प्रमुख रूप से हैं, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, आते रहते हैं इनसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वीजीए स्टैंड्स फॉर। वीजीए स्टैंड्स फॉर मतलब वीजीए का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है वीजीए का। तो अगर आपने ऐसी कोई पिन देखी हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या मैं बात करने वाला हूं। बेसिकली इसकी अगर बात करते हैं, चार आपके पास ऑप्शन है, आप कमेंट करके अपना आंसर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, और क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक बार लाइक कर देना। वीजीए की अगर बात करें कि वीजीए का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वीडियो ग्राफिक्स एरे इज द राइट आंसर। अब हम इसमें बात करते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर पर जो भी आपको टेक्स्ट है, ग्राफिक्स जो होते हैं, रंग होते हैं, कलर्स निकल के आते हैं, प्रदर्शित होते हैं हमारे लिए, जो हाई रेजोल्यूशन में प्रदर्शित होते हैं, उसके लिए एक हम कह सकते हैं मानक रूप है। ठीक है, वीजीए कहलाता है। ठीक है, वीजीए की अगर बात की जाती है तो ये कब विकसित हुआ, तो लगभग आईबीएम के द्वारा इसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका भी फुल फॉर्म समझ लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा 1987 में 1987 में वीजीए को क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो इसमें आती है क्षमताएं रेजोल्यूशन से संबंधित, कि कितने रेजोल्यूशन का आपको चीजें दिखाई देनी है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं वीजीए को। वीजीए को फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में एक कंप्यूटर जिसे स्थानीय नेटवर्क के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक कि अनुमति नहीं दी जाती, खाली स्थान कहा जाता है। अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क that cannot be accessed outside of the local network unless given permission is called। एक बात याद रखना कि जब अगर आपको कभी भी कोई प्रश्न एग्जाम में आप बैठे हैं, आपको हिंदी भाषा में समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत ऊपर टिक करें और इसको इंग्लिश सिलेक्ट कर लें। इंग्लिश सिलेक्ट करने से क्या होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हिंदी में है ही नहीं, तो ऐसे शब्द आपको निकल के आ जाते हैं जिनका हिंदी में अर्थ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो दैट्स व्हाई आप उसको इंग्लिश सिलेक्ट कर लें। अंग्रेजी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रखें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हिंदी से इंग्लिश तुरंत स्विच कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहां पर कि नेटवर्क में एक कंप्यूटर जैसे स्थानीय नेटवर्क के बाहर एक्सेस नहीं दिया सकता। नेटवर्क का कोई कंप्यूटर है जो स्थानीय मतलब लोकल जो नेटवर्क है उसके बाहर क्या है, बाहर वाले को इसको एक्सेस नहीं मिलेगा जब तक की अनुमति नहीं दी जाती। क्या कहा जाएगा, इंट्रानेट, इंटरनेट, मध्यस्थ या आधुनिक। तो देखिए यहां पर बात करते हैं, सही आंसर है इसका इंट्रानेट। इंटरनेट बेसिकली होता क्या है इसको समझ लेते हैं। इंटरनेट एक लोकल क्षेत्र के लिए होता है या व्यापक क्षेत्र के लिए भी हो सकता है, लेकिन मान के चलते हैं जैसे मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है पेपरलेस स्टडी। तो मैं पेपरलेस स्टडी में मेरे जैसे 20 लोग काम करते हैं, तो वो 20 लोग को क्या कर सकता हूं, मैं एक एक्सेस दे सकता हूं कि आप इस सिक्योर सिस्टम का भाग बनिए, आप इस सिक्योर सिस्टम में इंटरनेट यूज कीजिए। बाहर का कोई व्यक्ति 20 के अलावा 21वां कोई व्यक्ति इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको क्या ना दी जाए, एक अनुमति नहीं दी जाए, उसको एक एक्सेस ना दिया जाए। तो यहां पर ये बात हो जाती है, इसे हम कहते हैं इंट्रानेट। तो भीतर के लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। ये फायरवॉल सर्वर के माध्यम से इसमें इंटरनेट की सुविधा रहती है। ये सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी के अंतर्गत होता है
और यहाँ पर बहुत सारे जो है इंटरनेट के उदाहरण होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट होता है, हडल होता है, इग्लू होता है और जोस्टल है। ये इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए कुछ प्रमुख जो है नेटवर्क है, और इंटरनेट एकदम सेफ रहता है और कंपनियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट बेसिकली क्या है, ओपन है। इंटरनेट क्या है, सभी के लिए ओपन है, लेकिन इंटरनेट क्लोज्ड है और ये सिक्योर भी है, कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बिट्स इज इक्वल टू ब्लैंक बाइट। 8 बिट्स खालिस्तान बाइट के बराबर हैं। कितने बाइट के बराबर 8 बिट्स होते हैं? 8 के बराबर, 1 के बराबर, 16 के बराबर या 24 के बराबर? देखिए 8 बिट्स की अगर हम बात करते हैं तो 8 बिट जो होता है वो बेसिकली 1 बाइट के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। बेसिकली ये सारे के सारे 0 या 1 में अगर देखा जाए तो बिट की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 रखते हैं हम। और अगर हम बात करते हैं कि जो 1 केबी होता है, 1 केबी होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट्स के बराबर होता है 1 केबी। शायद इसकी मैंने एक पूरा चार्ट लगाया हुआ है, इस चार्ट से क्वेश्चन बनेगा 100%। किसी ना किसी शिफ्ट में, आपकी शिफ्ट में नहीं आएगा तो किसी दूसरे की में ही आएगा, और हो सकता है कि आपके में ही आ जाए। तो ध्यान कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है। 4 बिट होते हैं 1 निबल के बराबर। 4 बिट्स 1 निबल के बराबर होते हैं, और 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट के बराबर। और 1024 बाइट 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी के बराबर, 1024 एमबी 1 जीबी के बराबर, और 1024 जीबी 1 टीबी के बराबर यानी कि टेराबाइट्स के बराबर, और 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर। तो ये इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। हो सकता है इनका क्रम भी आपसे पूछ ले कि आपको लगाना रहे जीबी, केबी, एमबी, इस प्रकार से इनका छोटे से बड़े के रूप में या बड़े से छोटे के रूप में एक क्रम लगाना पड़े। ये 1 से 0 के बीच में प्रदर्शित की जाती है। मेमोरीज वगैरह आपने देखा होगा, या पुराने समय में मेमोरी कार्ड चलते थे। अब मेमोरी कार्ड का प्रचलन बंद हो चुका है, लगभग देखा जाए। क्यों बंद हो चुका है? क्योंकि मोबाइल में ही इतनी मेमोरी आ रही है, तो मेमोरी कार्ड अब यूज में उतना नहीं रहा है, हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOS स्टैंड्स फॉर। DOS का पूर्ण रूप क्या है? DOS का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। डिस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS बेसिकली अगर बात करें DOS के बारे में, तो DOS कहलाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको डिटेल क्लास लेनी है सभी सब्जेक्ट की पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी से ले सकते हैं। पटवारी एग्जाम की पूरी तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। फुल आपको प्रिपरेशन 8 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा दी जाएगी। किसी को कोई अगर इश्यू होता है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरा नंबर सेव कर लीजिए। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना है, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। और टेलीग्राम का चैनल का जो नाम है वो है पेपरलेस स्टडी। वहां पर हम फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल कराते हैं। तो पेपरलेस स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम में यूज नहीं करता, तो पहले अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम से ही जुड़े। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और एमपी पटवारी और ऐसा लिख के भेज देना। ये तीनों चीजें आपको लिखकर भेज देनी है। नेम, डिस्ट्रिक्ट और एमपी पटवारी आपको लिखकर भेज देना है। तो हम आपको अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आपको फ्री में पीडीएफ मिलती रहेंगी और पीडीएफ हाई क्वालिटी रहेंगी, मतलब जिनमें से आपको क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक है, तो इस नंबर को सेव कर लीजिए मेरे नाम से। मेरा नाम है शिवम नीखरा और मैं हूं फाउंडर पेपरलेस स्टडी का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। DOS का पूर्ण रूप जो है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फिर आपको दिक्कत होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक बेसिकली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब अगर बात की जाती है, ये अगर इसकी प्रॉपर इसकी बात करते हैं तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव से चलता है। किससे चलता है? हार्ड डिस्क ड्राइव से चलता है। और कई सारी कंपनी इसका यूज करती हैं, या अगर कहा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS शुरुआत किया था पहले। इसके अलावा DR-DOS है, ROM-DOS है, इत्यादि इत्यादि कई प्रसंस्करण इसके निकल चुके हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है किस चीज की? ब्लूटूथ जो है ये ब्लूटूथ किसकी अनुमति देता है? 10 किलोमीटर के दायरे में फाइल भेजना, ईमेल भेजना, कम दूरी पर विभिन्न उपकरणों के बीच वायरलेस कनेक्शन देना, या इंटरनेट से फिल्म डाउनलोड करना। तो हमें पता है कि ब्लूटूथ क्या करता है, कम दूरी पर विभिन्न जो उपकरण होते हैं आपस में उनसे क्या कर सकते हैं, वायरलेस कनेक्शन बना सकता है ब्लूटूथ। तो ये काम होता है ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ तकनीक क्या करती है, कम जितनी मतलब अगर देखा जाए 30 फीट 35 फीट
इस प्रकार से एक आवृत्ति पर चलती है और टेक्नोलॉजी एक ऐसी है कि तरंग दैर्ध्य के माध्यम से क्या करती है, रेडियो तरंगों का उपयोग करके ये आपस में कनेक्ट कर लेती है दो डिवाइस को और डेटा का आदान प्रदान कर सकती है। डेटा का आदान प्रदान, डेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फाइल हो, म्यूजिक फाइल हो, वीडियो फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, वर्ड फाइल हो, एक फाइल दूसरे फाइल में ट्रांसफर करने के लिए आप ब्लूटूथ का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्लूटूथ अब अप्रचलित रूप हो चुका है धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत सी ऐसे फंक्शनलिटीज आ चुकी है मार्केट में कि और ही ज्यादा स्पीड से कैसे ट्रांसफर किया जाए। तो अगर आप देख रहे होंगे आजकल कि आप शेयर इट वगैरह करके है या इस प्रकार से जेंडर वगैरह बीच में चला था तो उनसे ट्रांसफर कर लेते थे, क्योंकि वो वाईफाई स्पीड से वो थोड़ा सा स्पीड तेज देती है। तो मार्केट में है क्या, ये जो चीजें हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब हमेशा अपडेटेड होने के लिए रहती है। जो ज्यादा अपडेट होगा वो आगे चला जाएगा, जो अपडेट नहीं होगा वो मार्केट से निकल जाएगा। तो ब्लूटूथ धीरे धीरे क्या है कि मार्केट से उतना अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है ब्लूटूथ की जितनी अब अन्य चीजों की हो चुकी है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फायरवॉल से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 4 आपके पास ऑप्शन है, आपको इनको पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर देना है। एक सिस्टम जो कंप्यूटर से वायरस को स्कैन करता है और हटाता है उसे हम फायरवॉल कहते हैं। एक प्रणाली जो एक निजी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को रोकता है। तीसरा ऑप्शन है कि एक प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने की अनुमति देती है। और एक प्रणाली जिसमें कई कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, फायरवॉल करता क्या है। फायरवॉल किसी दूसरे पर्सन को जिसको आपने एक्सेस नहीं दिया है, और वो आपका एक्सेस लेना चाह रहा है, उसे कहते हैं अनाधिकृत रूप से एक्सेस लेने का प्रयास करना। आप चाहते हैं कि ये मेरे कंप्यूटर से दूर रहे, दूसरा कोई व्यक्ति किसी नेटवर्क के माध्यम से आपके कंप्यूटर में आना चाहता है लेकिन आप उसको अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो वो अनुमति लेना चाहता है या वो घुसना चाहता है जबरदस्ती, तो उसे कहते हैं अनाधिकृत रूप से प्रयास करना। तो एक प्रणाली जो एक निजी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को रोकता है वो फायरवॉल कहलाती है। फायरवॉल एक क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे आपने नाम सुना होगा एंटीवायरस का। देखिए एक शब्द होता है वायरस, दूसरा शब्द होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस की अगर बात करते हैं, वायरस बनाता कौन है, बेसिकली मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, अब वो थ्योरी कितनी सही है कितनी नहीं है, मैंने ऐसा सुना है कि वायरस जो है वो बनाने का काम एंटीवायरस कंपनियां करती हैं। क्योंकि पहले एंटीवायरस कंपनियां क्या करती हैं, पहले वायरस भेजती हैं सबके पास कि लो बेटा वायरस, ये इससे वायरस, उससे वायरस, उससे वायरस। अब आपके कंप्यूटर में आ जाएगा क्या, वायरस। जब वायरस आ जाएगा तो आप कंपनी आपको ऐड दिखाएंगी, क्या ऐड दिखाएंगी कि हमारा एंटीवायरस लो, आपके कंप्यूटर फास्ट चलेगा, आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। अब उसका वो कुछ चार्ज करती है, 300 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए। तो वो क्या करते हैं कि पहले आपको एक दिया चीज और फिर उसके बाद उसकी सर्विस दे दी। तो पहले डिमांड क्रिएट की और डिमांड को पूरा किया, तो वो इनका ऐसा सिस्टम रहता है। लेकिन फायरवॉल क्या है, फायरवॉल आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक, मतलब अभी अगर बात करते हैं तो फायरवॉल क्या है, कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आता है आपके पास। करता क्या है कि वो आपको जो भी व्यक्ति है उनको एक्सेस देने से रोकता है। अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल ऑन है, आपके कंप्यूटर में अगर फायरवॉल ऑन है तो आपके कंप्यूटर में कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का वायरस नहीं आ सकता अगर आप सारे फायरवॉल के सारे ऑप्शंस को ऑन रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑन नहीं रखा है तो दिक्कत हो सकती है। तो फायरवॉल क्या है कि वायरस है उनको रोक सकता है, अनाधिकृत कोई एक्सेस लेने का प्रयास कर रहा है उसको रोक देता है, या कोई फाइल, जैसे मान के चलते हैं आपने कोई पेन ड्राइव से फाइल अपने लैपी में डालते हैं और डालते समय लगता है कि उसमें वायरस है, तो वहीं पर उस चीज को रोक देती है या कॉपी कर देती है, या आपने कोई वायरस डाल दिया तो हो सकता है वो वायरस को ही डिलीट कर दे। तो ऐसी चीजें मैंने खुद ने देखी है, खुद ने पर्सनल महसूस की है, इसलिए मैं इतना बता पा रहा हूं। एक चीज और कि अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है और आपके कंप्यूटर में फायरवॉल भी है तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, ये भी मैंने अनुभव किया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो। तो अगर आप अनइंस्टॉल कर देंगे, मेरी सलाह तो नहीं है, लेकिन अगर आप अनइंस्टॉल कर देंगे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, या अगर आप अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपका कंप्यूटर सुपर फास्ट चलेगा, मतलब जो पहले चलता था उसकी तुलना में तेज चलने लगेगा। तो ये काम होता है फायरवॉल का, कंप्यूटर तेज भी चलेगा और आपकी सुरक्षा भी बनी रहेगी। तो कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज्ड टू सर्च ऑल द टेक्स्ट फाइल्स इन एनी ड्राइव। किसी भी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल को, टेक्स्ट मतलब जो लिखा हुआ रहता है टाइपिंग वाला, को खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए किस कमांड का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये कमांड की अगर बात करते हैं, कौन सी कमांड आपकी हो सकती है। 4 ऑप्शन है, file1.txt, .txt, star.txt, file2.txt। तो यहां पर 4 प्रकार से जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी।
.txt जो है, अगर आप फाइल को सर्च करना चाहते हैं तो .txt कमांड का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप उसको ढूंढ कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस ऑफिस या इन एमएस वर्ड विच ऑप्शन डिवाइड्स अ सेल इनटू सेवरल सेल्स इन अ टेबल। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेलों में विभाजित करता है? मर्ज सेल, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल और ऑटोफिट। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है और इस प्रश्न की उत्तर की अगर बात की जाती है, इस प्रश्न का जो सही है आंसर वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन ही आपको बता रहा है कि अगर आपको डिवाइड करना है तो आप मर्ज तो करोगे नहीं, तो सिंपल सी बात है कि आपको बांटना है तो आप मर्ज करने का काम नहीं करोगे। मर्ज मतलब 2 टेबल्स को आप एक कर रहे हो, 2 तालिकाओं को आप क्या कर रहे हैं, मिला के एक कर रहे हो, तो वो मर्ज होता है। लेकिन अगर आप कर रहे हो क्या, उसको डिवाइड कर रहे हो, तो स्प्लिट सेल्स जो है एक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने वर्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल और स्प्लिट सेल, तो स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट मतलब तोड़ने का काम कर सकते हैं। तो ये आपको टेबल टूल के नीचे आपको मिल जाता है, लेआउट टैब के आसपास स्प्लिट सेल पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिल जाएगा कि अलग अलग सेलों में विभाजित आप कर पाएंगे किसमें, एमएस वर्ड में। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं एमपी पटवारी परीक्षा की तैयारी करना, तो आप एमपी पटवारी परीक्षा की तैयारी हमारे एप्लीकेशन से कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगी और सबसे बेस्ट बात यह है कि हमारे एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी पर आपको मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलती है। इस टेस्ट सीरीज में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से 25 आपको फुल टेस्ट मिलेंगे विद सॉल्यूशन, 200 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, 250 क्विजेस मिलेंगी, पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा का पूरा पैकेज दिया जा रहा है। जितने भी टेस्ट रहेंगे, जितने भी प्रश्न रहेंगे, सब में डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। ये हमारी पहचान है कि हम आपको ज्यादा फैक्ट देते हैं और क्लियर कट फैक्ट देते हैं जो एग्जाम में फंसे, एग्जाम में आए। कुल 20,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस मिलेगी। साथ ही में पूरे एग्जाम के आपको हर एक विषय के, हर एक टॉपिक के आपको नोट्स दिए जाएंगे। ये मात्र 251 रुपए में है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन या पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन से ये जो है टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 251 रुपए में। साथ ही में आप चाहें तो वीडियो कोर्स भी हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कोई अगर नया हमें डॉक्यूमेंट खोलना है, उसको खोलने के लिए कुंजी क्या है, शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शन है, कंट्रोल बी, कंट्रोल एन, कंट्रोल डी और कंट्रोल एम। सभी जानते हैं कि अगर कोई नया विंडो खोलना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एन का। इसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल एन का करेंगे। अब हम कुछ और कीज देख लेते हैं, चूंकि कीज से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपका आना है तो की से क्वेश्चन याद जरूर कर ले। जैसे कि कंट्रोल ए की अगर बात करते हैं तो जो भी एमएस वर्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा उस पूरा का पूरा ऑल, कंट्रोल ए का मतलब है कंट्रोल ऑल, ए का मतलब ऑल को सिलेक्ट कर लेगा, मतलब जितना भी टेक्स्ट होगा पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप कोई फाइल्स का फोल्डर खोले हो और फोल्डर के अंदर आप कंट्रोल ए दबाते हो तो सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी, मतलब सारी चीजों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। अगर एमएस वर्ड की बात करते हैं, कंट्रोल बी अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा हो जाएगा, बोल्ड। अगर आप यहाँ पर गौर कर पा रहे हैं कि पीडीएफ और नोट्स जो है वो बोल्ड में लिखा है, लेकिन और जो शब्द है वो बोल्ड में नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी दबाया होगा, तब जाके ये हाईलाइट हुआ है, तब जाके ये बोल्ड हुआ है। समझ गए बात को। कंट्रोल सी, चयनित आइटम को कॉपी करना, कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, और अगर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी से। साथ ही में फॉन्ट विकल्प के लिए कंट्रोल डी, पैराग्राफ इंडेंट के लिए कंट्रोल एम, किसी आइटम को कट करना हो तो कंट्रोल एक्स, चयनित आइटम को कट करना है तो यहां पर इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, सीधा DEL पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा होम पर पहुंचना है आपको, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंचना है तो कंट्रोल होम। मान के चलते हैं आपका डॉक्यूमेंट 20-25 पेज का है, आप 25वें पेज पे हैं, आपको सीधा पहले पेज पे जाना है तो आप कंट्रोल प्लस होम दबाएं, सीधा आप पहले पेज पे। अगर आप पहले पेज पे हैं और आप चाहते हैं कि मैं लास्ट पेज पर पहुंच जाऊं तो कंट्रोल एंड दबाएं, आप सबसे लास्ट पेज पे आ जाओगे। अगर सिर्फ आप होम बटन का प्रयोग करते हो तो जैसे अगर आप मान के चलते हैं कोई लाइन है, लाइन में अगर आप तो यहां पर आ जाओगे आप, अगर होम प्रेस करोगे और एंड प्रेस करोगे तो लाइन के अंत में आ जाओगे। तो इस प्रकार से चीजें बनती है एमएस वर्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एप्लीकेशन किसके उदाहरण है? एमएस जो एप्लीकेशन है किसका उदाहरण है, कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है? एमएस एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं, ये किस प्रकार का आपको बनता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए इसकी अगर बात करते हैं तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एमएस एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है उदाहरण बनता हुआ नजर आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एंड यूजर के लिए विशेष प्रकार के कार्य करने का काम करता है। अब इनमें हम बात करते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा होगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने फायरफॉक्स का नाम सुना होगा जो कि एक ब्राउजर है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने गूगल क्रोम का नाम सुना होगा जिस पर आप ब्राउजिंग करते हैं, आप अपने मोबाइल में करते हैं, आप अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण बनता हुआ नजर आएगा। समझ गए बात को कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस प्रकार के होते हैं। साथ ही में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर होते हैं और एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जिसके लिए डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन को चलाने के लिए। कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कौन सा कमांड आप यूज करेंगे, कंट्रोल पी, कंट्रोल बी, कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट पी। तो देखिए अगर किसी को प्रिंट करना है, किसी पेजेस को आपको प्रिंट करना है तो आप क्या दबाएं, कंट्रोल प्लस पी दबाएं। आपका जो है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए आ जाएगा, आप प्रिंट कर सकते हैं उसको बड़ी ही आसानी से। इसके अलावा बहुत सी कीज है जिनकी मैं लिस्ट आपको एक बार टेलीग्राम पर भेज चुका हूं। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल से सारी कीज देख सकते हैं, मैंने सारी कीज भेज दी है। मैं टेलीग्राम चैनल पर वही पीडीएफ भेज रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मुझे पता है कि की एक नंबर आना है, एक नंबर का की होगा 100%, हर एक शिफ्ट में एक नंबर की की आएगी। तो मैंने वो पीडीएफ बना के भेज दी, आपको फ्री भेज दिया, तो आप उसको जाके देखिए। बाकी आप पेपरलेस स्टडी की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे। समझिए कि 20,000 प्रश्नों से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका लेवल क्या रहेगा, ये जो भी प्रैक्टिस कर रहा होगा उसका लेवल क्या रहेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरी गलतियां क्या है, वो देख रहा है, वो अपनी गलतियों से सीख रहा है और गलतियों से सीखकर उसमें सुधार भी करेगा। सुधार करेगा तो उसका स्कोर बढ़ेगा। मान के चलते हैं किसी पर्सन का स्कोर अभी 105 आया है, अगले टेस्ट में 110 आएगा, अगले टेस्ट में 112 आएगा, तो धीरे धीरे करके वो गेन करेगा, 2-2, 5-5 नंबर हर 5 दिन में, हर 7 दिन में गेन करेगा, तो उसका स्कोर बढ़ सकता है। तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस के प्रबंधन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए भैया आपने सुना होगा एक शब्द डीबीएमएस, क्या सुना होगा, डीबीएमएस। इसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म हो सकता है पूछ लिया जाए, हो सकता है नहीं भी पूछा जाए। तो देखिए ये होता क्या है, मैं आपको सरल और आसान शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 4 शब्दों में ही पूरा राज छुपा हुआ है। डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम क्या है। मान के चलते हैं मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं जो कि मेरा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। अब मैं अपनी फाइल्स को कैसे मैनेज कर रहा हूं, मैं अपनी वीडियो फाइल को कैसे कहां पर अरेंज करता हूं, मैं अपनी टेक्स्ट फाइल को कहां अरेंज करता हूं, पीडीएफ को कहां अरेंज करता हूं, टेस्ट को कहां अरेंज करता हूं। इस प्रकार से मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं और ये नहीं है कि मेरे पास 2-5 जीबी डाटा हो, 20 जीबी डाटा हो, क्योंकि मेरी एक वीडियो 5-5 जीबी तक की चली जाती है। हम अगर किसी कैमरे से शूट करते हैं तो हर एक वीडियो एक 30 मिनट की क्लिप ही 4 जीबी की, 5 जीबी की हो जाती है। तो वो मैनेज कहां करते हैं हम डाटा को, तो वो डाटा का प्रबंधन, साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में समझिए कि डाटा का प्रबंधन, डाटा का मैनेजमेंट ही करना डीबीएमएस कहलाता है। क्या कहलाता है, डीबीएमएस कहलाता है। तो डेटाबेस के प्रबंधन के लिए, प्रबंधन का मतलब क्या है, मैनेज करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं हम, तो यहां पर हम बात करते हैं तो डीबीएमएस का प्रयोग करते हैं। इसका करेंगे तो डीबीएमएस में हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसको पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर हमने कहीं पर सेट कर दिया उसको तो हमें जरूरत है उस फाइल की, तो हम उसको ले सकते हैं बाद में। प्रबंधन करने का हम पूरा तरीके से कह सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आया समझ में। डीबीएमएस में बहुत सारी चीजें होती हैं और कई सारे प्रकार के डीबीएमएस होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो माई एसक्यूएल करके आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस करके भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है और एक्सक्यूएल सर्वर भी आता है। बहुत सारे सर्वर हैं, बहुत सारे एक्सेस हैं जो डेटाबेस का मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज्ड टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन एमएस एक्सेल। कौन सी ऐसी की है जो हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए
प्रेस की जाती है। हाइपरलिंक क्या होता है सबसे पहले हम वो समझते हैं। जैसे कभी कभी आपने हमारी पीडीएफ देखी होगी और पीडीएफ के अंदर लिखा होता है यहां क्लिक करें। क्या लिखा होता है? यहां क्लिक करें। देखा होगा आपने, कभी देखा है? कमेंट करिए। देखिए यहां क्लिक करें और आप उस पीडीएफ के अंदर वहां पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने पर आप किसी दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो जाते हैं। हो सकता है वो आप हमारे एप्लीकेशन पर आ जाए, हो सकता है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएं। तो ये क्या होता है? हाइपरलिंक होती है। हमने उस टेक्स्ट के ऊपर एक लिंक लगा दी है कि आप उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आप सीधा जो लिंक हमने लगाई होगी, हमने यूट्यूब चैनल की लगाई होगी तो आप हमारे पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे। अगर हमने पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन की लगाई होगी तो आप एप्लीकेशन पर चले जाएंगे, और हमने टेलीग्राम चैनल की लगाई होगी तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर हाइपर लिंक करती क्या है? इस प्रकार से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करती है। एक लिंक ही होती है जो कि एक टेक्स्ट के ऊपर लगी होती है, उसे हम हाइपर लिंक कह देते हैं। अब इसको लगाने के लिए की कौन सी होती है? लगाने के लिए आप कंट्रोल प्लस के दबा सकते हैं। कंट्रोल प्लस के लिए जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आपकी जो है हाइपर लिंक लगाने का आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप वहां पर अपनी लिंक डाल देंगे और आपका काम हो जाएगा, और आप जो है दूसरे व्यक्ति को हाइपरलिंक पहुंचा सकते हैं। या फिर आप मैनुअल जा सकते हैं अपने इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट एप्लीकेशन टैबलेट में जैसे जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है हाइपरलिंक। क्योंकि आपके पास जब शॉर्टकट की है तो आप मैनुअली जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि टाइम बच जाता है उससे। इंसर्ट टैब के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि टेबल आता है, पिक्चर्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट है, चार्ट है, स्प्लिंकर है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट बॉक्स है, सिंबल्स वगैरह आते हैं, आइकन्स आते हैं, और इस प्रकार से काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट्स विद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सूत्र खाली स्थान से शुरू होता है। इसको तो आप बता ही सकते हैं। मैंने पिछली जो क्लास ली हुई थी उसमें मैंने सिर्फ एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस को कवर कराया था, और एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस में मैंने कई बार आपको इस बारे में बताया है कि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम एलसीएम के लिए, फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, या मल्टीप्लिकेशन के लिए। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से कर सकते हो चुटकी बजा के। तो एक्सेल का फॉर्मूला जो शुरू होगा वो बराबर इक्वल से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? इक्वल से आपका ये फॉर्मूला शुरू हो जाता है। विशेष रूप से आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेल का जो है आप इस प्रकार से साइन देख सकते हैं, या इस प्रकार से इसका आइकन आप समझ सकते हैं कि ये आइकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायलॉग बॉक्स ओपन्स यूजिंग द F12 की इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में F12 की का उपयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? डायलॉग बॉक्स क्या होता है? जैसे आप मान के चलते हैं ये आप एमएस वर्ड आपका खुला हुआ है, यहाँ पर आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एक क्लोज का बटन दिखता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स दिख जाते हैं, होम दिख जाता है, इंसर्ट दिख जाता है, मेलिंग्स दिख जाता है, रिव्यू वगैरह दिख जाता है। यहाँ पर आपको एक बार मिल जाता है, नीचे भी आपको इस प्रकार से बार मिल जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, आप मान सकते हैं वर्ड फॉर्मेट है। अब अगर आप यहाँ पर F12 की दबाते हैं, F12 की का प्रेस करते हैं, तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स किस प्रकार से ओपन होता है? एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है जिसपे आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और बटन मिलेंगे, बाकी सारे जो ऑप्शन होंगे वो लिखे होते हैं। तो डायलॉग बॉक्स जैसे पूरी स्क्रीन पर एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है, उसको हम डायलॉग बॉक्स कह सकते हैं। तो F12 बटन जब प्रेस करोगे तो कौन सा वाला डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा? सेव एज का, मेल मर्ज विजार्ड का, इंसर्ट टेबल का, इंसर्ट पिक्चर का। देखिए अगर बात करते हैं F12 की, तो ये सेव एज का ओपन कर देगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। मतलब आपकी फाइल को सेव करने के लिए ये डायलॉग बॉक्स क्या करेगा? ओपन करने का काम करेगा। तो कितना अच्छी बात है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप चाहें शिफ्ट F12 का प्रयोग करेंगे तो भी आपको सेव करने का मिल जाता है, या आप कंट्रोल S से भी इस चीज को कर सकते हैं सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लैंक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खालिस्तान की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी के अंतर्गत आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखने को मिलेगा? देखिए जो ये आपको ऊपर एक्सेल दिखाई दे रही है, ये टेबल सीट के अंतर्गत आती है, कैलकुलेशन सीट के अंतर्गत आती है, स्प्रेड सीट के अंतर्गत आती है, और वर्ड सीट के अंतर्गत आती है। तो अगर चार ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैलकुलेशन भी करती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट, टेबल भी बनी होती है तो टेबल सीट हो सकती है, लेकिन आप इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्प्रेड सीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली स्प्रेड सीट के अंतर्गत आता है। और एक स्प्रेड सीट की अगर बात करते हैं, एक्सेल को पहली बार 1987 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1987 में, 1987 में बनाया गया था। और ये एक देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप बना सकते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम को, तो स्प्रेडशीट के अंतर्गत आती है। जब इसको फाइल को सेव करते हैं तो .xls करके, क्या .xls करके इसका क्या रहता है?
प्रारूप रहता है, फाइल का फॉर्मेट रहता है, तो .xls आप कह सकते हैं, या आप इसको कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कह सकते हैं? एक्सटेंशन। जैसे वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो docx होता है बाय डिफॉल्ट, .docx। जैसे वीडियो का होता है .mp4, म्यूजिक का होता है .mp3, या इमेज का होता है .jpeg। तो ये क्या है? एक्सटेंशंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटेंशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? MySQL, Oracle, all are examples of database management system, और MS Access। ये चार ऑप्शन है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया, और आई थिंक कि मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने MySQL, Oracle और MS Access के बारे में भी आपको बताया था। हम अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था MySQL, MS Access और Oracle, क्योंकि ये तीन प्रमुख है। इनसे मतलब ये ही हैं जो सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो वो मैं आपको बता चुका हूं, मतलब इसका आंसर आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण है। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सभी क्या करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं बहुत ही सरल शब्दों में। Blank is called as the main circuit board of a computer. It holds and allow connection between all the peripheral device of the computer. खालिस्तान को कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी परिधीय उपकरणों के बीच संबंध रखता है और अनुमति देता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि परिधीय उपकरण, ऐसे शब्दों को देखा जाए और नहीं आए समझ में तुरंत इंग्लिश कर लेना, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जो है हार्डवेयर है जो करता क्या है? बेसिकली आपको सभी सर्किट बोर्ड के बीच में और सभी कंप्यूटर के सभी के बीच में एक कनेक्शन बिठा के रखता है। कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, प्रिंटर है और एलसीडी है। तो ये यहाँ पर आता है एक ऑप्शन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बेसिकली करता क्या है? मदरबोर्ड अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मदरबोर्ड होता है ग्रीन से कलर का, ग्रीन से कलर का एक फ्लैट बोर्ड होता है। इसके ऊपर काफी सारे जो है छोटे छोटे बिल्डिंग्स ही खड़ी होती है। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दुबई शहर में आ गए होगा, मतलब कोई छोटी बिल्डिंग देखी। अगर अच्छा एक बात बताइए कमेंट करके, क्या आपने मदरबोर्ड को देखा है? ऐसा नहीं लगता कि बिल्डिंग्स बनी हो, छोटा ब्लॉक है, कोई बड़ा ब्लॉक है, कोई एकदम गोल सा बिल्डिंग सा बना है। तो मदरबोर्ड ऐसा दिखाई देता है। मदरबोर्ड के ऊपर ही आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मदरबोर्ड के ऊपर आपको काफी सारी चीजें, जैसे कि आप इसके अंदर साउंड कार्ड लगा सकते हैं, आप वीडियो कार्ड ऊपर से लगा सकते हैं, नेटवर्क कार्ड लगा सकते हैं, साथ ही में इससे यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं आप। इसमें अपनी हार्ड डिस्क की जो कनेक्शन होता है वो भी इसी से हो जाता है, और जो आपका यूएसबी पोर्ट होता है वो भी इसी से कनेक्ट होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा फाइनल चीजें जाती हैं कहां पर? मदरबोर्ड में जाती हैं। आपकी जो रैम का जो स्लॉट होता है वो भी इसी के ऊपर लगा होता है। तो सारी की सारी चीजें कहां पर होती हैं? मदरबोर्ड के ऊपर होती है, ठीक है। तो मदरबोर्ड एक प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं कि घटक है। मदरबोर्ड को हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम करता है और उस पर पूरा का पूरा क्या है? प्रिंट रहता है, व्हाइट कलर का प्रिंट रहता है, ग्रीन कलर की एक स्केल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष कि एलसीडी स्कैनर और प्रिंटर आर डिवाइस। कौन सी डिवाइस है? एलसीडी स्कैनर और प्रिंटर खालिस्तान डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन वेयर है और फॉर्मवेयर है। चार ऑप्शन है, बहुत ही सरल प्रश्न है और आप इसका आंसर तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, एलसीडी स्कैनर और प्रिंटर जो होते हैं बेसिकली आप सभी जानते हैं कि हार्डवेयर डिवाइस है। क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो है जो आपको छू नहीं सकते। देखिए, एलसीडी स्कैनर और प्रिंटर की अगर बात करें तो ये आपको तीनों के तीनों आपको, इस तीनों के फोटो आपको दिख रहे हैं। ये एलसीडी है, ये प्रिंटर है और ये स्कैनर है और ये वाला प्रिंटर है। ये तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या करती हैं? हार्डवेयर डिवाइस है और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में आप इनका काम लेते हैं और इनसे अपना आउटपुट लेते हैं, और आउटपुट लेने का और इनपुट, स्कैनर से आप इनपुट देने का भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर क्या सुनिश्चित करते हैं? और डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है डिजिटल सिग्नेचर? आप क्या है कि जब अगर जाते हैं तो कहीं कहीं पर आपको क्या मिलता है? डिजिटल स्कैन लिखा रहता है, डिजिटली साइंड। क्या लिखता है? डिजिटली साइंड, ऐसा लिखा हुआ मिलता है डॉक्यूमेंट्स पर। अगर आप आजकल देखेंगे तो बहुत सारी चीजों पर डिजिटल साइन आने लगे हैं। तो क्या बताता है कि ये क्या है, कैसा है? उपलब्धता बता रहा है, अवेलेबिलिटी है इस चीज की, गोपनीयता बता रहा है, कार्यक्षमता बता रहा है या गैर अश्वीकरण बता रहा है? इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे लोग गलत देते हैं।
मैंने देखा हुआ है, मैंने पूछा भी हुआ था, अपने एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसमें ये क्वेश्चन शेयर किया और सबने आंसर गलत दिया। तो ये अगर बात करते हैं, ये बताता है गैर अस्वीकरण यानी कि नॉन रिपिड्यूएशन। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है, अस्वीकरण का मतलब क्या है, ये एक आश्वासन देता है। आश्वासन देने का मतलब क्या है, मैं पहले आपको एक नोट के माध्यम से समझा देता हूं। आपने देखा होगा कोई भी नोट है, नोट मतलब जो आपका पैसा वाला जो नोट होता है, उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो वो एक क्या है, आश्वासन है कि ये जो प्राइस है, ये जो कागज का जो टुकड़ा है, वो क्या कर रहा है, 10 रुपए का है, यानी कि उसकी वैल्यू 10 के बराबर है। लिखा होगा मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मतलब वो आप कहीं पर भी लेके जाएंगे तो उससे आपको क्या है, 500 रुपए का कोई सामान खरीद सकते हैं या 500 रुपए का विनिमय कर सकते हैं। तो ये होता है, यानी कि एक आश्वासन दिया हुआ है, कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से ये आश्वासन आपको मिलता है। सेम अगर किसी ने डिजिटल साइन किए हुए, मान के चलते हैं मेरे डिजिटल साइन है, या मान के चलते हैं कोई ऑफिस है, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफिस मान लीजिए CLR ऑफिस है, या आप SLR ऑफिस मान सकते हैं, या कोई भी ऐसा ऑफिस है, MP भूलिक का ऑफिस है। तो यहां से कोई दस्तावेज जारी हुआ है, तो वो आश्वासित कर रहे हैं आपको कि आपके लिए जो वस्तु दी गई है वो वैध है, उसकी वैधता को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको गैर अस्वीकरण की स्थिति है, आपको ये अश्योरिटी सी मिल जाती है, या कह सकते हैं कि एक डिजिटल हस्ताक्षर ऐसा काम करने का तरीका है, या ऐसा सुनिश्चित करने का तरीका होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो प्रमाणित है, या उसको हम कह सकते हैं कि बड़ा सिक्योर भी कह सकते हैं, या प्रमाणिक है, मतलब इसको प्रमाणित करके ही दिया गया है। तो सिग्नेचर की जगह डिजिटल सिग्नेचर आजकल चलने लगे हुए हैं, प्रमाणिकता का एक वो आप मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मेक द सिलेक्ट टेक्स्ट इटैलिक इन MS वर्ड। MS वर्ड में कोई भी आपने चयनित किया हुआ टेक्स्ट है, उसको इटैलिक करना है, इटैलिक बोले तो ऐसा तिरछा करना है, तो कैसे करेंगे, Ctrl+J, Ctrl+K, Ctrl+I, Ctrl+Alt और I। देखिए शॉर्टकट की है, और शॉर्टकट की से आपको इटैलिक करने का काम करना है। इटैलिक करने के लिए आप Ctrl+I प्रेस करें कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, तो वो Ctrl+I से वो टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। ये शॉर्टकट कीज होती हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो बिल्कुल आपको इनको ध्यान रखना है। बहुत से क्वेश्चन कंट्रोल जो आपकी जो कीज हैं उनसे आएंगे, कंट्रोल वाल से के साथ प्रेस करने के लिए, अल्ट के साथ या शिफ्ट के साथ ऐसे आते रहते हैं, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTPS द लेटर S स्टैंड्स फॉर। HTTPS में S अक्षर का मतलब क्या है, S कौन सा वाला, ये लास्ट में जो S लिखा हुआ, आप कोई वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वहां पर मिलता है। कुछ वेबसाइट पर जाते, देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज समझा देता हूं, क्योंकि खुद मैं खुद ब्लॉगर रहा हूं। ब्लॉगर मतलब लिखकर किसी चीज को पोस्ट करने वाला व्यक्ति, किसी चीज के बारे में मुझे जानकारी है, तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ लगभग 2011, 12, 13 से। मतलब 11 में मैंने शुरू किया हुआ था, किसी दूसरे को देख के उससे इंस्पायर होकर मैंने स्टार्ट किया हुआ था। फिर मैं 1-2 साल ऐसे डिमोटिवेट टाइप का हो गया कि नहीं यार इसमें मजा नहीं है। फिर 2013 में मुझे फिर से मोटिवेशन मिला कहीं से बाहरी रूप से, फिर मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि बाहरी रूप से मिला हुआ मोटिवेशन कभी भी सफल नहीं होता। जब मोटिवेशन अंदर से आता है ना, लगता है कि नहीं अब कुछ करना है उस फील्ड में, देन आप प्योरली कुछ ना कुछ कर जाते हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि HTTP और HTTPS दो चीजें होती हैं। आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे जाते हैं आपको HTTP मिलता है, किसी वेबसाइट पे जाते हैं आपको HTTPS मिलता है। HTTPS S जहां पर लगा है मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है इसकी तुलना में। ये है क्या है, S जो है सिक्योरिटी का ऑप्शन दे सकते हैं। इसको हम SSL सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अगर आप वेबसाइट वाली मार्केटिंग में जाते हैं तो इसे कहते हैं SSL सर्टिफिकेट, यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है इस वेबसाइट के लिए कि हाँ आप वेबसाइट पर आप सिक्योर तरीके से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सिक्योर तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, और ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा सिक्योर मानी जाती है, HTTPS वाली वेबसाइट। लेकिन HTTP वाली वेबसाइट सिक्योर नहीं मानी जाती है तुलनात्मक रूप से, अगर दोनों के बीच में कंपेयर करें। इसके अलावा HTTP का आपको फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट, हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि हिंदी वाले माध्यम के जो हमारे छात्र हैं बहुत सारे हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है HTTP का फुल फॉर्म, प्रोटोकॉल। और अगर हम बात करते हैं इसमें S आएगा तो S क्या करेगा, S करता है सिक्योर का काम। क्या, सिक्योर का। तो सिक्योरिटी के लिए मैंने क्या बताया, सिक्योरिटी के लिए दर्शाता है ये SSL सर्टिफिकेट हम इसको कह सकते हैं, और सिक्योरिटी के लिए दर्शाता है।
तो ये आपको देखने को मिल जाता है। और SSL का भी फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर, वो भी पूछा जा सकता है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ये की पॉइंट्स हैं, फुल फॉर्म है, कौन सी की से क्या होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, आते हैं 100% हर एग्जाम में करते हैं। जहां पर कंप्यूटर पूछा जाएगा वहां पर दो चीजें तो 100% आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर है कि द खालिस्तान की, द ब्लैंक की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू रिस्टार्ट द सिस्टम। किसी सिस्टम को पुनर्आरंभ करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए किस की का आप प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, आप कंट्रोल अल्ट डिलीट की दबाइए और आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट होने का काम कर जाएगा। तो ये रिस्टार्ट आप इस प्रकार से कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। अगर आपको हेल्प चाहिए है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप किस फंक्शन की का यूज करके उसको ओपन कर सकते हैं? तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हेल्प चाहिए, आप क्या करेंगे, F1 F2 F4 F3, पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। आप F1 का यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली हेल्प का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी टेम्पररी कुछ चीजें रहती हैं मैनुअली आप उनमें देख सकते हैं कि क्या क्या आपको हेल्प मिल सकती है। बाकी आपको अन्य जानकारी वहां पर F1 पर दी जाती है। F1 से F12 तक बहुत सारी कुंजीज होती हैं, बहुत सारी की होती हैं, जिनमें आपको हेल्प के अलावा और सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, F3 करते हैं तो फोल्डर या किसी फाइल को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं, F4 के लिए किसी विंडो को बंद करने के लिए अल्ट के साथ दबाएंगे तो बंद हो जाती है, या कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए अल्ट F4 दबा सकते हैं। किसी पेज को रीलोड करने के लिए F5 दबा सकते हैं, रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए भी आप F5 दबा सकते हैं। किसी वेब ब्राउजर में डायरेक्ट आप जहां पर URL होता है वहां पहुंचने के लिए F6 का आप यूज कर सकते हैं। किसी वर्ड फाइल में आपको अगर किसी की वर्तनी जांचनी हो या आपको ऐसा जांचना हो कि उसकी जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं उनमें कोई गलतियां तो नहीं है, तो F7 आप टाइप कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो है टोटल बेसिकली F12 12 की कुंजी है, आप उनको देख सकते हैं। फंक्शन कीज इन्हें बोलते हैं। Which of the following extension is not used to save the image file? एक इमेज फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग नहीं किया जाता है? .mpg, .gif, .jpg, .bmp। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक्सटेंशन की। तो मैंने आपको बताया, हमेशा ध्यान रखना कि एक्सटेंशन जो शुरू होता है वो डॉट से शुरू होता है, और अधिकांशतः या सामान्यतः बात करते हैं तो 3 अक्षर का ही क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन बताता है कि वो फाइल किस फॉर्मेट की है, इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, डॉक फाइल है, एक्सेल फाइल है। तो .bmp की बात करते हैं तो bmp को कहते हैं बिटमैप फाइल, और ये एक इमेज का फॉर्मेट होता है, बिटमैप। तो BMP का फुल फॉर्म भी आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, बिटमैप होता है। .jpg या .jpeg की बात करते हैं तो .jpeg की बात की जाती है तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये किसका फुल फॉर्म हो जाएगा, .jpeg का। किसका हो जाएगा, .jpeg का। .gif भी क्या होता है, इमेज का फॉर्मेट होता है। लेकिन .mpg क्या होता है, mpg की बात करते हैं तो ये इमेज का फॉर्मेट नहीं होता, ये होता है ये शायद वीडियो का होता है, और हाँ देखा जाए तो ये एक वीडियो फाइल का आप मान सकते हैं। .mpg जो है वीडियो फाइल को सेव करने के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। तो .mpg हो जाएगा वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कीज विल एंड द स्लाइड शो। कौन सी की जो है स्लाइड शो को बंद कर देती है? जैसे मैं अभी ये स्लाइड पे आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं वो की प्रेस कर दूंगा तो आपकी क्लास बंद हो जाएगी, वो स्लाइड हट जाएगी। कौन सी की दबाने से ऐसा हो सकता है? तो एंड की है, F12 की है, शिफ्ट की है और ESC की है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पर ESC नाम की दबाता हूँ, ESC का मतलब होता है एस्केप कर देना, किसी चीज को क्या करना, एस्केप कर देना, तो वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाएगी फाइल। लेकिन मुझे फिर से उसको रीओपन करना है, वो जैसे ये बड़ी साइज में है, अभी मुझे पूरी स्क्रीन पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सिर्फ स्लाइड दिख रही है। अब अगर मैं इसको ESC की दबा देता हूँ, ESC की कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है वो सबसे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर होती है। अगर मैं उसको प्रेस करूंगा तो वो बड़ी स्लाइड जो है वो एकदम छोटी हो जाएगी। अब वो छोटी स्लाइड को मुझे फिर से बड़ा करना है तो मैं कौन सी की प्रेस करूंगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं यहाँ पर F5 की का प्रयोग करूंगा, और F5 का मैं प्रयोग करूंगा तो फिर से वो बड़ी हो जाएगी और फिर आपको वो स्लाइड दिखने लगेगी क्लास में। तो ये ऐसी चीजें हैं कि आपको मैं मतलब बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। मेरा काम ही है, दिन भर कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ काम होता है। मेरे विभाग का जो काम आता है
मैं वो वही काम भी कंप्यूटर पे करता हूँ, बहुत सारे आपको पता है सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं। और ऑनलाइन काम में देखिए दो चीजें हैं, आपको अच्छा वर्क आता है तो आप स्मार्ट वर्क तरीके से आप अपना काम जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना, जल्दी कर लेंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे तो बहुत सी चीजें आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आप अपने बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। तो देखिए तैयारी कीजिए पटवारी परीक्षा की, बहुत ही बढ़िया आपकी जॉब रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत करिए, अच्छे अंक लाइए, आपको आपका गृह जिला मिल जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ आपके गृह तहसील के आसपास ही आपको कोई तहसील मिल जाए, और आपके गृह तहसील के आसपास, गृह ग्राम के आसपास ही, गृह नगर के आसपास ही आपको आपका हल्का भी मिल जाए, सबसे बेस्ट है। घर पर रहो, अच्छे रहो, खुशहाल रहो। पटवारी जैसी जॉब नहीं है कोई, मतलब आप बहुत ही खुशहाल रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद पटवारी हूँ ना, बता पा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मतलब टेंशन फ्री जॉब है। टेंशन है, लोगे तो बहुत सारी टेंशन है, नहीं लोगे तो टेंशन नहीं है, ठीक है। आप लेना चाहो तो खूब भर भर के टेंशन लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। लेकिन देखो काम तो हमें करना ही है 100%, कोई भी व्यक्ति का हमें आएगा हमारे पास तो हमें काम करना ही है, तो उसको टेंशन लेके क्यों करें, उसको प्यार से करो, अच्छे तरीके से करो ना। तो टेंशन क्यों लेना है, अच्छे तरीके से काम करो, अच्छे तरीके से सैलरी लो, मस्त तरीके से जीवन यापन करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एमपी पटवारी बनना है, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी बनना है, गारंटी मैं आपको देता हूँ, सबसे बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद पटवारी हूँ, मैं बता सकता हूँ आपको चीजें गारंटी के साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। मैं आपको मूर्ख कह दूं तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन रियलिटी यही है कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप अभी निकल चुके हैं, आप कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। अभी आप सोच रहे हो कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, नहीं, आप बाहर हैं। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप तो बिल्कुल ही गए। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ही खत्म है आपकी कहानी। तो ध्यान रखिए, आपको 2-3 चीजें तो बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, खत्म है कहानी आपकी, आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। क्योंकि आप भूल जाते हैं चीजों को। आपने 10 पेज पढ़ लिए, 10 दिन तक याद रहे, 15वें दिन आप भूल गए, फिर आप 15वें दिन उसको पढ़ेंगे, अरे यार ये तो मैंने याद किया तो था, लेकिन मैंने याद नहीं है। होता है ना ऐसा कि याद नहीं आ रहा, वो मैंने पढ़ा तो है ही, मुझे याद नहीं आ रहा। याद क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण ये है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में भी करोगे, अरे यार वो कितने फैन लगे हुए हैं इस रूम में, ऐसे ऊपर देख के रूम्स में फैंस की संख्या गिनोगे, या आप कहते हैं कि जो भी कुछ कोर्स लेके रहते हैं आजकल, तो क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो बढ़िया माहौल रहता है, नहीं तो ऑफलाइन एग्जाम सेंटर होते थे तो बढ़िया सरकारी स्कूलों में बिठा देते थे और बढ़िया छत्ती गिनते थे ऊपर की कितनी लगी हुई है, कितने पत्थर लगे हुए, तो वो गिनना पड़ते थे ना। तो वो ना गिनना पड़े, वो ना देखना पड़े, उस स्थिति के लिए रिवीजन करो और आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए मैं गारंटी दे रहा हूं, आप फ्री डेमो टेस्ट लो, पहले फ्री डेमो लगाओ, और डेमो लगाने के बाद आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आप सभी के लिए। तो 251 रुपए कोई बड़ी शुल्क नहीं होती है, इसमें आपको 600-700 फाइल्स मिल रही है। 251 रुपए में 600-700 फाइल्स ऐसा नहीं है कुछ भी दे दिया आपको, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, हमारी टीम बहुत सारा वर्क करती है, आपके लिए बहुत मेहनत करती है, तो आप कंटिन्यू उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें, और टेस्ट सीरीज को भी सभी के साथ शेयर जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए डिवाइस। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खालिस्तान डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों है, या स्टोरेज है? देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनआईसी। ये बेसिकली एक प्रकार का क्या होता है, हार्डवेयर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर एक ऊपर इमेज में दिखाई दे रहा हो, ये एनआईसी है, ये हार्डवेयर होता है, और इसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क पर नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आपको कंप्यूटर से नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। और ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपका जो सर्किट बोर्ड होता है उससे कनेक्ट रहती है, और उसको कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन का, आपको कंप्यूटर को क्या करती है, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने का ये क्या करती है, काम करती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कहते हैं कभी कभी, या इसको हम कह सकते हैं कि नेटवर्क एडाप्टर या लैन एडाप्टर भी इसे कहा जाता है। तो इसके कई नाम है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर या नेटवर्क एडाप्टर, या फिर इसे लैन एडाप्टर भी कह सकते हैं। तो काफी सारी चीजें होती हैं। ये आपके लैन से, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क के साथ आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करते हैं तो आईपी को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो आपके लैन के साथ आईपी के माध्यम से, आपके नेटवर्क के माध्यम से आपके कंप्यूटर को जोड़ने का काम और आपके कंप्यूटर में संचार देने का काम, कम्युनिकेशन करने का काम करता है कौन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये बेसिकली पहले क्या करता है, इनपुट देता है। इंटरनेट क्या है, एक इनपुट देने का काम करता है, फिर आपके लिए आउटपुट देता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो डिवाइस है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है।
दोनों है, तो इसे हम कहते हैं I/O डिवाइस। क्या कहते हैं? इनपुट और आउटपुट अगर कोई देता है, इनपुट भी दे रहा है आउटपुट भी दे रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? उसे इनपुट आउट I/O कह सकते हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किसका उदाहरण हो जाएगा? इनपुट और आउटपुट का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के वायरस हैं? स्पाईवेयर, कीलॉगर, रैंसमवेयर और ट्रोजन हॉर्स। देखिए ओनली 4, 2 and 4, 1, 2 and 3 एंड ऑल ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले हमें ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले हमको ये कथन जो दिए गए हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता होती है कि इनमें से कौन सा सही हमारा आंसर हो सकता है। स्पाईवेयर है, कीलॉगर है, रैंसमवेयर है और ट्रोजन हॉर्स है। इस प्रश्न की अगर मैं आपको बात करता हूं, इस प्रश्न का क्या हो सकता है एकदम करेक्ट आंसर, तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि स्पाईवेयर, कीलॉगर और रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स सभी के सभी क्या है? कंप्यूटर के वायरस ही हैं, और ये क्या करते हैं? कंप्यूटर को नुकसान करने का काम कर सकते हैं। कंप्यूटर में चले जाते हैं, कंप्यूटर में जाने के बाद कोई ना कोई दिक्कत पैदा करते हैं। वायरस के लिए से बचने के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल है वो भी वर्क करता है। फायरवॉल में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सारे ऑप्शंस ऑन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउजर? क्या क्वेश्चन है यार, क्या घिसा बेटा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है? भाई डेली देखते हो, डेली चलाते हो ना, डेली कुछ ना कुछ सर्च करते हो, तो वही जो जिस पर सर्च करते हो, उसके थ्रू सर्च करते हो, वही तो एक आपका क्या है? इंटरनेट ब्राउजर है। इंटरनेट पर ब्राउजिंग करना, सर्फिंग कर रहे हो ना, तो वो ब्राउजर हो जाता है। तो देखिए देखा जैसा है कि ओपेरा है, ओपेरा क्या है? एक ब्राउजर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओपेरा हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन भी है, टिंडर है, पिकासा है, फ्लिकर है। टिंडर तो खैर अपने यहाँ पर इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो टिंडर का काफी जो है माहौल दिखाया जाता है कि ऐसे स्वाइप करो, राइट लेफ्ट स्वाइप करो, जो भी करना होता है तो वो करो। तो कौन कौन बताओ कमेंट करके कि कौन कौन टिंडर का यूज करता है। ठीक है, टिंडर का यूज करते हो तो बंद कर दो, टिंडर विंडर पे कुछ नहीं है ना। तो ये अभी इन चक्करों में मत पड़ो टिंडर वगैरह के, और ना टिंडर के, ना टिकटॉक के, ना इंस्टाग्राम के, और ना किसी के। अभी सिर्फ चक्कर में पड़ो टेलीग्राम के, पीडीएफ के, नोट्स के, बुक्स के, ऑडियो वीडियो, ये सिर्फ स्टडी, ओनली ऑन स्टडी। और सिर्फ पटवारी का लक्ष्य अपना मन में, या जो भी आपने एग्जाम में लक्ष्य लिया हुआ है उसको अपने मन में रखो, बाकी सबको भूल जाओ अभी 5-6 महीने के लिए ना। चलिए तो बात करते हैं ओपेरा की। तो ये एक इंटरनेट ब्राउजर है। ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजिंग करने का काम करता है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये वेब पेजेस को देखने के लिए आपकी मदद करता है। इसके माध्यम से आप कंप्यूटर में टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ सर्च कर पाएंगे। 1990 में पहली बार वेब ब्राउजर को विकसित किया गया था। तब इसके लिए www का प्रयोग किया जाता था। तब इसे क्या कहा जाता था? www, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। सारे फॉर्म आते हैं भाई साहब, ध्यान रखना, सारे फुल फॉर्म मिलेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। टिम बर्नर्स-ली का नाम अगर आपने सुना होगा, सर टिम बर्नर्स-ली। टिम, स्पेलिंग गलत हो जाए तो थोड़ा सा माफ कर देना, काहे कि उतने ही पढ़े लिखे हैं हम भी ना, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। टिम बर्नर्स-ली हिंदी में कहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा ये किया गया है। 1990 में इसको रेडी किया गया था। इंटरनेट ब्राउजर कई तरीके के होते हैं, कई प्रकार के ब्राउजर आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा। सरकारी विभागों में मोजिला फायरफॉक्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसे एक स्टेबल ब्राउजर माना जाता है। गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी न्यूली लॉन्च किया हुआ है एज करके, तो वो भी है। इसके अलावा एंड्रॉइड का जो यूज नहीं करते, जो यूज करते हैं किसका? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उनके लिए एप्पल सफारी करके है। ओपेरा आप एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हैं, वेब कंप्यूटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ब्राउजर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेटवर्क कनेक्शन सेवरल नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज। कई नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो कई सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाएगा? बड़ा ही सिंपल है। तो सारे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? एक वर्ल्ड की वैश्विक प्रणाली आप मान सकते हैं, जिससे सभी लोग कनेक्ट हैं। तो सारे नेटवर्कों को कनेक्ट करने का काम करता है वो क्या है? इंटरनेट है। और ये काम किस पे करता है? तो वो करते हैं प्रोटोकॉल पे। कौन से प्रोटोकॉल? टीसीपी प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस प्रकार से आप इसको मान सकते हैं। तो सभी नेटवर्कों का ये नेटवर्क आपको बनता हुआ नजर आता है। सार्वजनिक रूप से आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, चाहे वो शैक्षणिक चीज हो, चाहे वो व्यावसायिक चीज हो, या कोई सरकारी सेवा हो, उसको आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। www इसकी पहचान होती है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल मिल जाते हैं, टेलीफोनी चीजें मिल जाती हैं,
फाइल्स मिल जाती हैं, सब कुछ आप जिंदगी आपकी आसान कर सकता है इंटरनेट। तो बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एज अ सर्च इंजन, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब वही सर्च इंजन का क्या होता है, तो देखिए 4 ऑप्शन है, गूगल, बिंग, जीमेल और yahoo.com, ये 4 ऑप्शन है। तो मैं बताता हूं सर्च इंजन वो है कि आप गए किसी सर्च इंजन पर, आपने कुछ टेक्स्ट सर्च किया, तो वो क्या करता है, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, मान के चलते हैं एक वेबसाइट है जिसका नाम है paperlessstudy.com, नाम दूसरी वेबसाइट है paperlessstudy pro.com, तीसरी वेबसाइट है paperlessstudy pro और इसका एक और वर्जन आप मान लीजिए .com, promax.com, इस प्रकार से ना। तो 3 वेबसाइट है। अब तीनों वेबसाइट पर कुछ अलग अलग आर्टिकल डले हैं। पहली वेबसाइट क्या कहती है, पहली वेबसाइट कहती है कि मेरे पास मिलेंगे राजनीति से संबंधित आर्टिकल, दूसरी वेबसाइट कहती है मुझे मिलेंगे शिक्षा से संबंधित आर्टिकल, और तीसरी कहती है मैं मनोरंजन से संबंधित दे दूंगी आर्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या है कि जब गूगल पर आप कुछ सर्च करते हैं, किसी सर्च इंजन पर आप सर्च करते हैं, तो वो देखते हैं कि वो वर्ड जो आपने सर्च किया है, मान के चलते हैं आपने सर्च किया दीपिका पादुकोण, और वो वर्ड मेरी वेबसाइट पर डला हुआ है, मैंने अपनी वेबसाइट पर पहले लिस्ट किया हुआ है, तो वो मेरी वेबसाइट को ऊपर सर्च में दिखा देगा। आप उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको दीपिका पादुकोण के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये सर्च इंजन इस प्रकार से वर्क करता है। गूगल पे सब कुछ नहीं डला है, ध्यान रखना एक बात, बहुत से लोगों के मन में ये होता है ना कि गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। गूगल पे कुछ नहीं मिलता, जिस व्यक्ति की वो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर मिलता है। गूगल तो सिर्फ एक सर्च इंजन है, सर्च का माध्यम है। आप उस पर सर्च कर रहे हो, सर्च के बाद वो रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट पर जैसे क्लिक करते हो तो आप किसी पर्सन की वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, जैसे कि paperlessstudy.com मेरी वेबसाइट है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। तो ये विकल्प सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो भाई जीमेल जो है, मेल है, ये सर्च इंजन नहीं है। क्या नहीं है, मेल है, सर्च इंजन नहीं है, ये मेल करने का काम करता है, जैसे ईमेल है, हॉटमेल है, उसी प्रकार से जीमेल भी है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि हॉटमेल के जो संस्थापक हैं वो कौन है, या हॉटमेल को किसने फाइंड किया हुआ था, तो बताना है। google.com, bing.com और yahoo.com। खैर अगर देखा जाए प्रचलन में सिर्फ google.com ही है, याहू और बिंग तो क्या है थोड़ा सा पीछे है गूगल की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the slowest type of internet service? हम फास्ट की बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है स्लो का। सबसे ज्यादा स्लो इंटरनेट किसका आता है, डायल अप का, 3G एंड 4G का, 3G और 4G का, या उपग्रह का, सैटेलाइट से आता है, या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL का आता है। देखिए सबसे ज्यादा स्लो इंटरनेट आता है डायल अप का। किसका आता है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, डायल अप का। सबसे घटिया तरीके का अगर इंटरनेट बात करें, मतलब आप हो इस प्रवृत्ति के बाबा जी जैसे प्रवृत्ति के, तो सबसे घटिया यही होता है। ये करता क्या है, देखिए डायल अप का सिस्टम क्या है, जब इतना स्लो आता है तो उसको रखते क्यों, ऐसी जगह पर जहां पर इंटरनेट है ही नहीं, बिल्कुल ही इंटरनेट नहीं है, वहां पर इंटरनेट देने की सुविधाएं दी जाती है। और ये दी जाती है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है लेकिन टेलीफोन लाइन की सुविधा है। कैसी सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है लेकिन टेलीफोन लाइंस की सुविधा है, तो वहां पर डायल अप की शुरुआत की गई है। डायल अप होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समय लूंगा, लेकिन डायल अप आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने अगर डायल अप को नहीं पता है, आपको पता लग जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बताता हूं आपको। देखिए डायल अप होता क्या है कि आपको अगर इंटरनेट की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, आपके लिए एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा, आप वो नंबर डायल करेंगे। जैसे ही आप डायल करेंगे तो आपकी एक रिक्वेस्ट जाएगी टावर तक, जो वहां का जो आपकी केबल है लाइन से एक रिक्वेस्ट जाएगी। वहां पर अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आपको इंटरनेट जो है धीरे धीरे मिलने लगेगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती तो वो टावर क्या करेगा, दूसरी जगह पर उस रिक्वेस्ट को भेज देगा। अगर दूसरी से एक्सेप्ट होती है तो ठीक है, तो फिर नहीं तो दूसरा वाला तीसरे को रिक्वेस्ट भेज देता है कि यहाँ से इस व्यक्ति को इंटरनेट की जरूरत है, इससे डायल अप के माध्यम से। उसने डायल किया, अब तीसरे ने एक्सेप्ट कर ली तो वो क्या करेगा, तीसरा वाला जो डायल किया गया व्यक्ति है उससे कनेक्ट हो जाएगा, वो वहां से इंटरनेट इसको भेजेगा। और जब तक ये कट नहीं करता है यहां से, तब तक उसके पास इंटरनेट आता रहेगा। लेकिन आता क्या है, बहुत दूर से आता है, लाइन के थ्रू आता है, तो बहुत टाइम मतलब टाइम की बात करें, टाइम तो लगता है 10 सेकंड का। ये मैंने पूरी प्रोसेस बताई कि डायल अप ऐसा होता है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है 60 kbps आती है। मतलब अगर आपको कोई एक गाना डाउनलोड करना है तो फटाफट लग रहा है कि 3-3, 4-4 मिनट, आपको 5-5 मिनट सिर्फ गाना डाउनलोड करने में 5 और 7 मिनट लग जा रहे हैं। मतलब बहुत घटिया चीज हो जाती है। लेकिन है उनके लिए जो जहां पर इंटरनेट बिल्कुल है ही नहीं, बस टेलीफोन लाइंस है, तो ये डायल अप वहां पर यूज में आ जाता है। तो सबसे धीमा डायल अप मान सकते हैं। 5G की बात करते हैं तो 5G तो अभी बहुत ही ज्यादा तेज आने वाला है, 4G से भी धमाकेदार तरीके से 5G लॉन्च होने वाला है।
और कई जगह पर अगर देखा जाए तो लॉन्च हो चुका है। What type of switching is used by the internet? इंटरनेट के द्वारा किस प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है? ये स्विच है, तो किस प्रकार की स्विचिंग का यूज किया जाता है? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग, टेलेक्स स्विचिंग। देखिए इंटरनेट करता क्या है, जैसे आपने एक चीज, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश मतलब लाइट, अगर कोई लाइट, अगर आपको कोई बंद कमरा है, बंद कमरे में थोड़ी सी आपने खिड़की खोली तो एक सीधी सी रेखा सी बन जाती है, देखा है आपने, सीधी रेखा आती है, देखा होगा। तो वो जो सीधी रेखा आती है तो हम कहते हैं कि प्रकाश जो है बंडल्स के रूप में आता है। कैसा आता है? बंडल्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है, बंडल्स के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ऐसा आपने साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा कि हम प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आता है, जिन्हें हम फोटोन्स कहते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूं कि इंटरनेट के द्वारा किस प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इंटरनेट के द्वारा भी आपको पैकेट के रूप में भेजा जाता है। बंडल का मतलब क्या है? बंडल, पैकेट। तो पैकेट के रूप में क्या है, आपको इंटरनेट से डेटा मिलता है और आप उसका प्रयोग करते हैं, और ये एक बेहतरीन तरीका होता है। तो जो डेटा आप चाहते हैं, जैसे आपको कोई फाइल डाउनलोड करना है, तो आपके लिए 4 GB 4 MB की कोई फाइल है, तो 4 MB एक साथ नहीं मिलता, आपके लिए बंडल्स में आता है, केबी में आएगा और बंडल्स के साथ जाता रहेगा धीरे धीरे करके। उसके हिसाब से क्या होता है कि ये मैं एक सिंपल नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ, उसको मतलब एकदम सीरियसली मत ले जाना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ इस चीज को ना, ठीक है, ध्यान रखना। तो छोटे आकार के पैकेट को समूहित करता है और अलग अलग तरीके से क्या करता है, डेटा भेजने का काम करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा को तोड़ तोड़ कर भेजा जाता है और ट्रांसफर हो जाता है, जिससे सबसे बेस्ट तरीके से, बेस्ट रास्ते से ये आपकी डिवाइस तक पहुंचता है और आपके पास वो फाइल आ जाती है। तो इस प्रकार से पैकेट स्विचिंग का क्या किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम। फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम में किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है? फायरवॉल का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट रहता है? अनधिकृत हमले से बचा जा सकता है, डेटा संचालित हमला यानी कि डेटा ड्रिवन अटैक से बचा जा सकता है, आग के हमले से बचा सकता है। कोई फायरवॉल लगी हुई है तो फायर मतलब ऐसा मत समझ लेना, फायर मतलब आग लगी हुई हो, आग से बचाने वाली वॉल है, तो वॉल मतलब दीवार। वायरस का हमला है तो इस प्रकार से चीजें नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, फायरवॉल क्या करते हैं, अटैक को रोकती है। कोई अनधिकृत एक्सेस लेने का कोशिश करता है, अनधिकृत आपके ऊपर अटैक करता है, कंप्यूटर पर अटैक करता है, आपके ऊपर नहीं, कंप्यूटर पर अटैक करता है, तो एक फायरवॉल होता है, वो आपके सिस्टम में होता है और वो आपको रक्षा करता है, कंप्यूटर की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स इज ब्लैंक। लाइनेक्स खालिस्तान है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक असेंबली भाषा है, लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है या एक इंटरप्रेटर है। तो देखिए लाइनेक्स की बात करते हैं, लाइनेक्स से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है, लाइनेक्स से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ध्यान रखना। लाइनेक्स की अगर बात करें, लाइनेक्स है क्या, तो लाइनेक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस। जैसे आपके मोबाइल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसका एप्पल का मोबाइल होता है उसे क्या कहते हैं, iOS, उसे iOS कहते हैं। जिसके पास लैपी है एप्पल का, उसको कहते हैं मैक ओएस, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो एंड्रॉइड ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लाइनेक्स की अगर बात करते हैं तो लाइनेक्स जो है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप मान सकते हैं। यूनिक्स जैसा ही है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपन सोर्स वो भी है, ओपन सोर्स लाइनेक्स भी है। तो ये ओपन सोर्स है जो कि काफी कमाल का सॉफ्टवेयर है, चूंकि इसको अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज में नहीं लाया जाता, अपने यहाँ पर विंडोज का जो है उपयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लाइनेक्स के बारे में एक और, ये लाइनेक्स का निशान है इस प्रकार से, तो इसको भी आप देख सकते हैं, लोगो कह सकते हैं या फिर उसका शुभंकर, इस टाइप से कुछ कह सकते हैं ना, मुझको एकदम नाम याद नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता देना। This type of software is designed for users who want to customize the programs they use. इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को उन उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्यक्रमों को अनुकूलित करना चाहते हैं। बड़ा हिंदी, मतलब मुझे भी पर्सनली लगता है हिंदी कभी कभी तो, लेकिन मैं समझ जाता हूँ। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को उन उपयोगकर्ताओं के लिए, उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्यक्रमों को अनुकूलित करना चाहते हैं। शेयरवेयर है, फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या मैक्रोज एंड असेंबली सॉफ्टवेयर है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर बनता हुआ नजर आ जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोर्स कोड वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे कोई व्यक्ति उस चीज का संशोधन कर सकता है, उसमें उसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है, निरीक्षण करने का काम
कर सकता है। तो सोर्स कोड आपको देखने को मिल जाता है जो कि कंप्यूटर के अंदर आप कर सकते हैं एक प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को कहा जाता है। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है, फॉलीज कहा जाता है, वायरस कहा जाता है या बग कहा जाता है? देखिए, ना तो फॉलीज कहा जाता है, ना ही वायरस कहा जाता है, ना ही स्पैम कहा जाता है। स्पैम तो तब होता है जब आप किसी व्यक्ति को मेल कर रहे हैं और स्पैमिंग कर रहे हैं, उसके लिए बार बार उसको एक ही चीज भेजे जा रहे हैं या अलग अलग चीजें उसको अलग अलग तरीकों से भेज रहे हैं, तो वो स्पैमिंग करना होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बग्स की, तो कोई भी सोर्स कोड होता है, उस कोड में क्या होती है, त्रुटि होती है, बग्स होती है। जब हम किसी चीज को एप्लीकेशन को यूज करते हैं, मान के चलते हैं हमारा एप्लीकेशन है, हमारे एप्लीकेशन में कभी कभी कोई एरर आ जाता है, मान के चलते कोई एरर आया, तो हमें क्या पता लगता है कि ये कोड कहां पर एरर है, हम उस एरर को जाके सुधार देते हैं, फिर और एरर आते हैं। कंप्यूटर कोई भी, मतलब कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर के अलावा मोबाइल के अलावा कोई सॉफ्टवेयर है, तो सब में क्या रहते हैं, बग्स रहते हैं। उनको बग्स को फाइंड करना होता है और बग्स को फाइंड करके उनको उनका परिणाम निकालना होता है कि उनको सही करना, उनकी त्रुटियों को सही करना। तो क्या होती है, जो गलतियां होती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में, उसे हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। और बग क्या करता है, कंप्यूटर का काम प्रभावित कर देता है, और जो डेवलपर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, वो उनको सुधारने का काम कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी टीम जो है, टेक्निकल टीम है, वो उसके लिए लगी रहती है लगातार। अगर कोई बग आता है तुरंत सुधार देती है। ठीक है, तो उसमें टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट का टाइम लगता है और वो हटा देते हैं उस चीज। ठीक है, तो बहुत सी मतलब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। आप पेपरलेस स्टडी ऐप पर आइए, आपको कोई बग नहीं मिलने वाला, बग मिलेगा तुरंत साफ हो जाता है खट से, है ना। तो बिल्कुल आइए, ज्वाइन कीजिए 251 रुपए वाली टेस्ट सीरीज। और अगर आप चाहें तो हमारा वीडियो कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा फुल सिलेबस कवर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आइए, पेपरलेस स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करेंगे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, गारंटी देता हूं मैं आपको। साथ ही में एक चीज और, अगर आपको कोई इश्यू आता है तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप अपना नाम, जिले का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें और नंबर को सेव जरूर कर लें। होता क्या है कि मैंने नंबर दे दिया, अब आप सेव नहीं करेंगे और मुझे मैसेज करेंगे, तो दिक्कत क्या हो सकता है मेरा नंबर ही व्हाट्सएप के द्वारा बैन कर दिया जाए। व्हाट्सएप को लगेगा क्या, व्हाट्सएप को लगेगा कि ये व्यक्ति स्पैम कर रहा है। कौन? मैं स्पैम कर रहा हूं, लेकिन मैसेज कौन कर रहे हैं? आप। तो एक साथ क्या बहुत सारे लोगों के मैसेज आ जाते हैं ना, तो स्पैमिंग हो जाती है। तो स्पैम मत करना, पहले नंबर सेव करना, उसके बाद मैसेज करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामिक रैम, डी रैम इज स्लोअर देन स्टैटिक रैम बिकॉज, डायनामिक रैम स्टैटिक रैम की तुलना में धीमी है। डायनामिक रैम स्टैटिक रैम की तुलना में धीमी है, क्यों? कि फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करता है, डी रैम जो है फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता है, डी रैम महंगा होता है, डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, डी रैम सस्ता होता है। तो देखिए बेसिकली रैम क्या है, रैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो रैम का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, बहुत ही सरल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इस मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो मेमोरी है, इस प्रकार की जो मेमोरी होती है, वो संग्रहित जानकारी को खो देती है जब किसी लैपटॉप को या किसी कंप्यूटर को क्या किया जाता है, स्विच ऑफ किया जाता है। जब आप इसको पावर ऑफ करेंगे तो वो चली जाती है जानकारी। तो वो कब तक के लिए रहती है अपने पास, रैम में जो जानकारी संग्रहित होती है, जो हमारे पास मेमोरी रहेगी, वो जब तक रहेगी जब तक लैपटॉप को बिजली मिल रही है, बैटरी बैकअप मिल रहा है, या पीसी को लाइट की कनेक्टिविटी मिल रही है, तब तक वो रहेगी। जैसे ही लाइट जाएगी तो वो बंद हो जाता है। तो रैम क्या होती है, इस प्रकार से होती है। और रैम में जो जानकारी होती है वो BIOS, ठीक है, BIOS के माध्यम से जांची जाती है। अब BIOS का भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है कई बार, भयानक बार पूछा जा चुका है। इसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या कहते हैं? BIOS को कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखना कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, याद रखना कि वायरस का भी पूछा गया है, तो इनके फुल फॉर्म याद रखें। ध्यान रखें कि फुल फॉर्म से संबंधित जो है आपको चीजें मिलने वाली हैं। अब एक चीज मैं भी याद कर लेता हूं कि आपको फुल फॉर्म की, कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म होते हैं, जितने भी पूछे गए हैं, या तो मैं उनकी आपको एक क्लास दे दूंगा, ठीक है, कि उससे आपका एक नंबर 100% पक्का हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक नंबर पक्का कर लें, या फिर मैं आपको आपके लिए उसकी PDF दे दूंगा, तो आप उसको प्रिंट निकलवा के आप घर पर बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। मुझे मतलब नहीं है, किसी भी तरीके से पढ़ दो, चाहे क्लास से पढ़ो, चाहे प्रिंट निकलवा के पढ़ दो, पढ़ जरूर लेना उससे। बाकी जो हमने टेस्ट सीरीज में सॉफ्ट जो दिए हैं, सॉफ्ट कॉपी आपको दी हुई है, उससे आप पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। हर एक PDF से आपका एक एक नंबर हर शिफ्ट में पक्का होने वाला है। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए।
डायनामिक रैम की अगर बात करते हैं स्टैटिक रैम की तुलना में इसलिए जो है धीमी है क्योंकि इसे रिफ्रेश करने की, डी रैम को जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता देता हूं कि भाई ज्वाइन नहीं करना है तो दिक्कत में आप आ सकते हैं, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए ही है। तो 25 फुल टेस्ट, 200 नंबर की फुल टेस्ट है, 200 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का मतलब है टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे अगर मान के चलते हैं आप कंप्यूटर के कोई उसमें है, फोल्डर में है, तो कंप्यूटर के आपको सभी तरीके के टेस्ट मिलेंगे। अगर आप हिंदी के फोल्डर में तो आपको रस का, छंद का, अलंकार का, सबका टेस्ट मिल जाएगा। आप इंग्लिश के फोल्डर में तो आपको मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप मैनेजमेंट में है तो आपको मैनेजमेंट से संबंधित सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप मैथ में है तो आपको अंक गणित से संबंधित या फिर एडवांस मैथ से संबंधित या फिर एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्विजेस भी मिल रही हैं, इसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं और आपको फुल टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही में नोट्स और पीडीएफ भी मिल रहे हैं, तो आप सारा का सारा ऑनलाइन एक्सेस ले सकते हैं सिर्फ हमारे एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी पर, क्योंकि सबसे बेस्ट है। मेरा बस उद्देश्य ये है कि सबसे बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना। अगला क्वेश्चन है, चूज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई का चयन कीजिए। केबी, एमबी, जीबी, टीबी। सबसे छोटा कौन सा हो सकता है? केबी, एमबी, जीबी, टीबी। देखिए टीबी तो बहुत बड़ा होता है, टीबी से छोटा होता है जीबी, जीबी से छोटा होता है एमबी, एमबी से छोटा होता है केबी। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? केबी हो जाएगा। एक केबी में ध्यान रखना, एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। कितना होता है? 1024 बाइट्स होते हैं। और एक एमबी में भी 1024 केबी होते हैं। एक एमबी में 1024 केबी होते हैं, ध्यान रखेंगे। और एक जीबी में कितने होते हैं? तो एक जीबी में 1024 केबी, 1024 एमबी होता है, 224 एमबी। और एक टीबी में कितना होता है? तो एक टीबी में होता है 1024 जीबी। और एक पीबी में अगर हम बात करते हैं, इससे बड़ा पीबी कह सकते हैं, पेटाबाइट हम इसको कह सकते हैं, तो उसमें 1024 टीबी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? देखिए अभी मैंने बताया हुआ था कि एक बाइट में जो होते हैं वो बेसिकली आपको 8 बिट देखने को मिल जाते हैं। कितने बिट मिल जाएंगे? 8 बिट मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक परिवर्तनशील मेमोरी है, यानी कि एक वोलाटाइल मेमोरी है। देखिए वोलाटाइल मेमोरी की बात करते हैं, एस रैम है, डी रैम है, ए और बी दोनों है, नन ऑफ दीज है। देखिए वोलाटाइल मेमोरी रैम ही जो है, एस रैम और डी रैम दोनों ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर बनता हुआ नजर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है, मैन मेमोरी का यूज किया जाता है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो वर्चुअल मेमोरीज की अगर बात करते हैं, वर्चुअल कैमरा की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं फ्लैश मेमोरी का। किस मेमोरी का? फ्लैश मेमोरी का हम यूज करते हैं। डिजिटल कैमरा क्या करता है? तस्वीरों को कैप्चर करने का काम करता है। 1975 में दुनिया का पहला डिजिटल कैमरे का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। तो 1975 में आपको डिजिटल कैमरा शुरू हुआ था। इसमें क्या होती है? फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? अपरिवर्तनशील होती है। कैसी रहती है? अपरिवर्तनशील आपको ये मेमोरी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा। सबसे बड़ी इकाई जो डेटा की सबसे बड़ी राशि है वो कौन सी राशि प्रतिनिधित्व करती है? केबी, एमबी, जीबी और टीबी। तो आप सभी को आंसर पता है कि टीबी जो टेराबाइट होती है वो सबसे बड़ी मात्रा का क्या करने वाली है? प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। तो ये आप सभी समझते हैं, अभी मैंने सबके बारे में आपको बता दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, अस्थायी नहीं, स्थायी मेमोरी के रूप में किसे जाना जाता है? रैम को, सीडी रोम को और सीपीयू को। देखिए रैम, मैंने क्या कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये करती क्या है कि जब लाइट चली जाती है तो ये खत्म है, ठीक है, लाइट गई और ये मेमोरी गायब। लेकिन रोम क्या होती है? रोम कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी रहती है, लाइट जाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरओएम, रोम का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म आप मान सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए हर एक चीज एक क्लास से कवर नहीं होती, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल किताबों से पढ़ते रहिए, बिल्कुल नजर नहीं हटानी है किताबों से, और रिवीजन करते रहिए।
साथ में जो भी चैप्टर पढ़ लिया हो उस चैप्टर की टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, उस चैप्टर का टेस्ट दे दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दीजिए। मन नहीं है सब्जेक्ट वाइज का तो एक क्विज ही दे लीजिए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में 25, 30, 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन क्विज में आपको 10-15 क्वेश्चन है। तो जाइए, जैसे आपने कोई मैथ का टॉपिक लगा लिया, 15 क्वेश्चन की क्विज ही मार दीजिए। हाल फ्री बैठे क्या करें, चलो जीके की क्विज लगा लेते हैं। चलो फ्री बैठे क्या कर लें, एक कंप्यूटर की क्विज लगा लेते हैं, एक हिंदी की क्विज लगा लेते हैं। टाइम का यूटिलाइजेशन आपको करना है। अब आपको कैसे करते हैं वो आप जाने। निम्नलिखित में से कौन केवल रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? EPROM, EEPROM, PROM और DROM। तो यहां पर अगर बात करते हैं कौन सा रोम का प्रकार नहीं है, तो यहां पर अगर बात की जाती है रोम, बेसिकली मैं बता चुका हूं कि आपको एक अस्थायी मेमोरी होती है और यहां पर सिर्फ किसी भी सामग्री को पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस पर किसी सामग्री को लिखा नहीं जा सकता। 4 प्रकार के रोम होते हैं। एक होती है MROM, एक होती है PROM, एक होती है EPROM और एक होती है EEPROM। तो ये 4 प्रकार की रोम आप मान सकते हैं। MROM को कहते हैं हम मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। क्या कहते हैं? मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। PROM को कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM को कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसी प्रकार से EEPROM को कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहां से 3-4 फुल फॉर्म बन सकते हैं। खैर इतने लंबे नहीं पूछे जाने वाले, और हो सकता है एग्जाम टफ करना हो तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रोम जब आप मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, परीक्षा मंथन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि परीक्षा मंथन से आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया पुस्तक है और उससे पढ़ें, बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM? अभी मैंने बताया EEPROM का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार के मैंने बताया क्वेश्चन आपको अगर कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होगा, क्योंकि मेरी क्लास में थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चन इजी मिलते हैं, कुछ मॉडरेट मिलते हैं, कुछ टफ भी मिलते हैं। सब प्रकार के हम क्वेश्चन डालने का प्रयास करते हैं और ऐसे क्वेश्चन डालने का प्रयास करते हैं जो सिर्फ एग्जाम में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेमोरी इन द कंप्यूटर? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? रैम, रोम, CPU और CD-ROM। तो इसके बारे में बता चुका हूं कि जो आपकी रोम होती है वो क्या होती है? स्थायी मेमोरी का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड, सिम्बियन OS, फायरफॉक्स और iOS। तो मैं बता चुका हूं, देखिए iOS किसके लिए? एप्पल वालों के लिए। सिम्बियन OS लिखा ही है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। OS का मतलब ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए। फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फायरफॉक्स क्या है? अगर देखा जाए फायरफॉक्स एक प्रकार का ब्राउजर है। क्या करता है? इंटरनेट ब्राउजिंग करने का काम करता है फायरफॉक्स। ठीक है। Which of the following option is not a function of the operating system? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। प्रक्रिया प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट। तो अगर मैं आपको बताऊं इस प्रश्न का सही उत्तर, इसका आंसर है डेटाबेस मैनेजमेंट करना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का किसी भी प्रकार से काम नहीं है। लेकिन स्मृति, मेमोरी का मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य हो सकता है, लेकिन ये DBMS इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खालिस्तान डिवाइस का उपयोग कई नोड्स को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। एक कौन सी डिवाइस का? राउटर के लिए, रिपीटर के लिए, मॉडेम के लिए और हब के लिए। तो यहां पर जो सही आंसर है, एक हब के लिए। एक हब जो है, एक हब डिवाइस का उपयोग क्या किया जाता है? हब डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नोड्स। एक हब के लिए कई सारी डिवाइस से जोड़ने का कार्य किया जा सकता है। तो ये हब होता क्या है? तो हब, आपने इंटरनेट हब का नाम सुना होगा, ईथरनेट हब का नाम सुना होगा, एक्टिव हब का नाम सुना होगा, नेटवर्क हब है, रिपीटर हब है, मल्टीपोर्ट हब है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोपोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है, 100% ध्यान रखना कि जो टोपोलॉजी है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन विच टोपोलॉजी आर मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंपोनेंट। इस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय घटक से जुड़े कई नोड्स होते हैं। मैं आपको टोपोलॉजी थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं 1 मिनट में जल्दी से, ठीक है ना। तो पहले ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको लगाते हैं ना। इस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय घटक से जुड़े कई नोड्स होते हैं। एक केंद्रीय घटक से कई सारे नोड्स जुड़े होते हैं। बस में, स्टार टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में, ट्री टोपोलॉजी में। देखिए
इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक केंद्रीय घटक से कई सारे नोड्स जुड़े होने का काम करते हैं। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, टोपोलॉजीज के बारे में जानते हैं, टोपोलॉजीज को समझने का प्रयास करते हैं। टोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो कई प्रकार की टोपोलॉजी होती है जिनके अलग अलग नाम है, जैसे कि ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। ये आपको काफी सारी टोपोलॉजीज मिल जाती हैं। बस नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बस की बात कर लेते हैं क्योंकि बस सबसे ज्यादा इजी होती है। बस में क्या करते हैं, बस टोपोलॉजी इस प्रकार से दिखाई देती है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। इसमें एक लाइन दिख रही होगी आपको, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन से क्या हो रहा है कि सभी चीजें, एक नेटवर्क नोड है, ये क्या है, बीच की लाइन जो क्या है वो नेटवर्क नोड है। नेटवर्क नोड की क्या है, वो केबल डली हुई है, एक केबल है। अब एक केबल से काफी सारे नेटवर्क नोड कनेक्टेड है। ये भी कनेक्ट हो गया इस बस से, ये भी कनेक्ट हो गया, फिर ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। तो ये क्या है, एक लाइन से सारे कनेक्ट हो गए, वो क्या है, बस नेटवर्क टोपोलॉजी है। अगर हम इसी में रिंग की बात करते हैं, किसकी, रिंग की। रिंग टोपोलॉजी में नोड्स जो होते हैं वो एक लूप के माध्यम से जुड़े होते हैं, एक लूप में जुड़े होते हैं। इसमें एक आदमी का दो पड़ोसी होते हैं। हमेशा क्या रहेगा, एक व्यक्ति का अगर एक चीज जुड़ी है तो दो जनों से जुड़ी रहेगी अगल बगल। एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है। अगर इसकी बात करेंगे तो एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है। इसकी बात करोगे तो एक ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। तो इस प्रकार से क्या होती है, एक रिंग टोपोलॉजी होती है जिसमें सभी नोड्स एक लूप के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं और दो आपस में आपको पड़ोसी देखने को मिल जाएंगे। कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वो आपस में ही जुड़े होते हैं। तीसरी आती है एक स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी से प्रश्न पूछा जाता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि बीच में सेंट्रल चीजें रहती हैं, एक केंद्रीय हब बताया ना थोड़ी देर पहले, तो एक सेंट्रल हब होता है। सेंट्रल हब क्या है, बीच में केंद्रीय एक सॉकेट होता है, उसके माध्यम से चारों तरफ जो है आप नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। चारों तरफ क्या कर सकते हैं, एक चारों तरफ सभी नोड्स से उसको जोड़ा जा सकता है। तो ये क्या है, एक स्टार आप मान सकते हैं। एक होती है मैश टोपोलॉजी। मैश का मतलब होता है जाल। जाल का मतलब ये है कि इसमें होता क्या है कि जाल आड़ा टेढ़ा होता है। जाल का मतलब अगर मैं शुद्ध भाषा में बताऊं तो एक चीज, एक नेटवर्क दूसरे से कनेक्ट होगा, दूसरा तीसरे से कनेक्ट होगा, तीसरा चौथे से कनेक्ट होगा, पता चल रहा कि एक एक दो दो से कनेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जाल टोपोलॉजी मिल जाती है। एक कनेक्शन को अगर कह सकते हैं कि ओवरलैप किया गया है तो एक जाल टोपोलॉजी बन जाती है। ट्री टोपोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ट्री टोपोलॉजी ट्री के जैसी ही होती है। जैसा आपने एक पेड़ देखा होगा ना, उसी प्रकार से पेड़ में से क्या है, टहनियां आती हैं, डालियां निकल जाती हैं, फिर इधर से निकल गई, फिर उधर से निकल गई। तो एक सेंट्रल लाइन से क्या है, सारी सी चीजें एक इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। तो बहुत सारी टोपोलॉजीज होती हैं, इनके लिए डिटेल में आप पढ़ लेना। मैं अगर आपको बताऊं कि 2 मिनट में आपको बता दूंगा तो नहीं हो पाएगा वो। बाकी अगर कहें तो हो सकता है आधे घंटे की क्लास इसके ऊपर ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स डेवलप्ड बाय गूगल इज। गूगल द्वारा जो विकसित मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान है। अमीबा, मैगलन, एंड्रॉइड और उबंटू। देखिए, गूगल द्वारा विकसित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉइड। गूगल ने किसका विकसित किया है, किसका विकास किया हुआ है, तो एंड्रॉइड का विकास गूगल के द्वारा किया गया है। तो गूगल की जो काफी सारी आपने डिवाइसेस आप ही यूज करते होंगे, टच स्क्रीन है, टैबलेट है, सेलफोन है, तो गूगल ने इनको विकसित किया हुआ है। एंड्रॉइड को जो है विकसित किया गया था एंड्रॉइड INC के द्वारा इसको विकसित किया गया था 2005 में। एक कंपनी थी सिलिकॉन वैली में, आपको देखने को मिल जाती है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। और इसके कई सारे वर्जन आ चुके हैं, जैसे 1.0 है, 1.1 है, 1.5, 1.6। आपने अगर देखा जाए तो शुरुआत में एक वो आता था वर्जन इसका आइसक्रीम सैंडविच, फिर आया जेली बीन, फिर आया किटकैट, फिर आया मार्शमैलो। फिर इस प्रकार से अगर अभी देखा जाए तो अभी एंड्रॉइड 10 या एंड्रॉइड 11 जो है एंड्रॉइड का वर्जन चल रहा है। उससे पहले नॉट वर्जन आता था, उसके बाद आया ओरियो वर्जन, उसके बाद आया पाई वर्जन। तो काफी सारे एंड्रॉइड के वर्जन आ चुके हैं। अभी लेटेस्ट शायद एंड्रॉइड 11 आ चुका है। आई थिंक कि मेरे को जितना ध्यान है एंड्रॉइड 11 शायद मेरे में ही यूज कर रहा हूँ मैं एंड्रॉइड का वर्जन। तो एंड्रॉइड 11 चल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस का आकार क्या है। आईपी एड्रेस की अगर हम बात करते हैं आकार की, कि उसका आकार कितने आकार का है, 4 बिट का है, 32 बाइट का है, 16 बाइट का है या 4 बाइट का है। बिट और बाइट में अंतर है, ठीक है ना। तो एक आईपी एड्रेस का आकार या तो होता है 32 बिट का या होता है 4 बाइट का, ठीक है। 32 बिट या 4 बाइट आप कह सकते हैं, एक कोई सा भी आंसर लगा सकते हैं। 4 बाइट कह सकते हैं या 32 बिट कह सकते हैं, क्योंकि एक बिट में 8 बाइट होते हैं। तो 4
4 बाइट या 32 बिट, इस प्रकार से कहा जा सकता है। तो ये याद रखें कि ये इतना सा होता है। अगला क्वेश्चन है HTTPS शब्द का क्या अर्थ है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि HTTPS से संबंधित एक क्वेश्चन आ चुका है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसको हम कह सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो एस का मतलब सिक्योर से संबंधित लगा सकते हैं। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना चाहिए। अगर कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है तो उसमें क्या होना चाहिए, एलईडी डिस्प्ले होनी चाहिए, स्विच होना चाहिए, टेराडिग्री मेमोरी होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं तृतीयक मेमोरी होनी चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो ये अगर कोई भी जुड़ा हुआ है तो उसमें कंप्यूटर से जुड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस होना जरूरी है, तब वो इंटरनेट से जुड़ने का काम कर पाएगा। तो आईपी एड्रेस एक प्रमुख रूप से आपका बनता हुआ नजर आ जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक खालिस्तान है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क है या हार्डवेयर डिवाइस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनता हुआ नजर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल दैट हेल्प्स टू रिसीव ईमेल्स इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो आपको ईमेल आपके पास आने के लिए या आपको भेजने के लिए इस प्रकार से मदद करता है, उसे क्या कहा जाता है। SMTP कहा जाता है, HTTP कहा जाता है, FTP कहा जाता है, POP3 कहा जाता है। तो देखिए ध्यान रखना कि आप अगर नेटवर्क प्रोटोकॉल का अगर आप यूज करके आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कुछ मेल करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसका सही आंसर है मेल के लिए भेजने के लिए, कोई मेल भेज रहे हैं तो उसमें आप यूज करते हैं POP3 का। आपको पता नहीं होता लेकिन आप कर देते हैं। आपको पता नहीं है कि आप POP3 का यूज करके मेल भेजते हैं। तो POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं इसको, POP का मतलब ही होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब कहेंगे सर पोस्ट ऑफिस वाला, वो डाकघर वाला नहीं, ये POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आपका ईमेल प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। इसमें हम इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल ये होता है। इसमें हम IMAP का भी यूज करते हैं, जैसे हम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। साथ ही में अगर बात करते हैं SMTP भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक बार खुद मन में रिपीट कर लीजिए, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर FTP की बात की जाती है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP का मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार से आते हैं। HTML का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फुल फॉर्म को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपसे क्या 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 याद रखना है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सभी कीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको मैंने बताया, सजेस्ट किया है, अगर कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप परीक्षा मंथन नाम की किताब ले सकते हैं और परीक्षा मंथन को बढ़िए डिटेल में इसको पढ़िए। डिटेल में पढ़ने के बाद आप आइए पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर, वहां पर कंप्यूटर के और कंप्यूटर के साथ आपके एग्जाम के सभी 8 विषय के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जरूर लगाइएगा। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। डिटेल सॉल्यूशन पढ़ेंगे और भी ज्यादा आपको सीखने को मिलने वाला है। तो आइए और ज्वाइन कीजिए हमारी इस टेस्ट सीरीज को, जिसमें आपको 25 फुल टेस्ट, 200 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 250 पेजेस मिल रही हैं। फुल टेस्ट आपको तब भी लगाना है जब आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ना कि अभी तो मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ, अभी क्या करूंगा मैं। देखिए, अरे चेक तो कर लो भाई, कहां पर जा रहे हो। आपका कुछ ना कुछ तो पक्का बन गया होगा, कुछ ना कुछ तो आपने पहले से पढ़ के रखा होगा ना। आज के लिए बैठे थे क्या, तो कुछ तो पढ़ा होगा ना, तो पता चल जाएगा कि 25 में से कितने नंबर आ रहा है। मान के चलते हैं आपने कंप्यूटर कर लिया कवर, पहले ही कर लिया था, आप देख लीजिए ना 25 में से कितने नंबर आ रहे हैं। आपने 4 सब्जेक्ट कवर कर लिए थे, 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए थे, उनमें कितने नंबर आ रहे हैं, बाकियों में अभी आपकी स्थिति क्या है, कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है। टाइम मैनेजमेंट, इससे क्या होता है, आप ऑनलाइन टेस्ट से टाइम मैनेज कर सकते हैं अपना, कि 3 घंटे में आपको क्या घड़ी रहती है टेस्ट में, टिक टिक टिक, वो टिक 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 करती रहेगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको मैथ कितने टाइम में करना है, आपको रीजनिंग कितने टाइम में करना है, आपको जीके कितने टाइम में करना है, कंप्यूटर के लिए कितना टाइम देना है। तो किसी किसी की मैथ कमजोर रहती है। बहुत से लोगों का सुना है सर मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर है, रीजनिंग बहुत टाइम लग रहा है, मैथ में कम टाइम लग रहा है। तो भाई मैथ में टाइम लग रहा है तो जीके में टाइम बचाओ। कैसे बचाओगे, बचाना कैसे सीखोगे, बचाना सीखोगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे, आपको समझ में आएगा कि मुझे जीके में इतना टाइम देना है, तो जो मैं जीके में टाइम बचाऊंगा, उस टाइम को, जो बचे हुए टाइम को है, वो मैं मैथ में लगा दूंगा। तो उससे टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं सर क्वेश्चन ही छूट गए। भाई क्वेश्चन छूटेंगे ही ना जब प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और 200 में से 200 लगा के आना, ध्यान रखना, माइनस मार्किंग नहीं है तो कोई भी छोड़ के मत आना, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता ना, और अगर आप
200 क्वेश्चन के 200 क्वेश्चन ऐसे ही तुक्के लगा के आ जाओगे ना, ऑप्शन नंबर 1 सब पे 1 नहीं लगाना, सब पे अगर आप कोई भी लगाते हो ना तो भाई साहब तो भी आपके मतलब 50-60 नंबर आ जाते हैं। इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, 50 नंबर वैसे ही जाते हैं, है ना। ऑप्शन बी और सी लगाते रहे ना तो 50 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तुक्का लगाना नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और कंटिन्यू बने रहो। कोई दिक्कत आती है इस नंबर पर मैसेज कर दो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, नंबर मैंने दे दिया हुआ है। धन्यवाद आज की इस क्लास के लिए। कंटिन्यू जुड़े रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, और पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो के लिए सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य जो छात्र हैं जिन्होंने पटवारी परीक्षा की एग्जाम की तैयारी करनी है, उनको निकालना ही है, उनके पास आर या पार की लड़ाई है, तो बिल्कुल उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे और आपके लिए एक नया जो है चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।